Good afternoon, Raki. Good afternoon, Verma sir. Hello, Deepak. I'm good. Hi, Shalu. How are you doing? Hello, Imran. Thank you, Vivek ji. Welcome, Tiwari ji. हेलो गुरु केदारनाथ गौतम, कैसे हो? गुड नून शिल्पा मैम, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून रस्तोगी साहब. नमस्कार श्रीचंद जी. हेलो प्रकाश जी. गुड नून प्रिया मैम. नमस्कार चौधरी साहब. गुड आफ्टरनून हिमांशु. गुड आफ्टरनून उपासना मैम. आई एम गुड. व्हाट अबाउट यू? व्हाट अबाउट फैमिली? अरुण, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून फरत. गुड आफ्टरनून डॉक्टर जाकिर साहब. गुड आफ्टरनून रंजीत. हेलो संजीव सर. गुड आफ्टरनून बंसल जी. नमस्कार शिवा शंकर जी. प्रणाम गुरुदेव सुमित जी. हेलो प्रिया, आई एम गुड. गुड आफ्टरनून भाविका मैम. गुड आफ्टरनून नीरू मैम. गुड आफ्टरनून प्रेम. गुड आफ्टरनून रेखा मैम. हरे कृष्णा नरेश जी. नमस्कार शुक्ला जी. हेलो अनुराग, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून शशांक जी. ग्रेट आफ्टरनून जिग्नेश जी. नमस्कार प्रमोद जी. हेलो हरजीत जी, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून विजेंद्र जी. आज बड़ा कंटिन्यूएशन में वन बाय वन देयर आर सो मेनी पीपल हु ग्रेटेड एंड थैंक्स टू एवरीवन. तो अब हमारा मेरे ख्याल से ग्रीटिंग्स का एक दौर खत्म हो चुका है. तो गुड आफ्टरनून वंदना मैम. गुड आफ्टरनून जतन. गुड आफ्टरनून देवू भाई. गुड मॉर्निंग गौरव जी. प्रणाम अजय, कैसे हो? नमस्कार लोकेश. गुड मॉर्निंग योगेश जी. हेलो श्वेता, आई एम गुड. तो अब जिन लोगों के जो क्वेश्चन है, नमस्ते अयोध्या जी. हेलो जयंता, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून प्रशांत. आजकल हम आपकी तरफ बोलने लगे हैं, हे महानुभाव, हे आर्यपुत्रो. थैंक यू सो मच मैम. गुड आफ्टरनून नसीम जी. नमस्कार मुकेश जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग अभी, हाउ आर यू? राधे राधे योगेश सर. चलिए, अब जिन लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूलेस तो हमने बहुत बताए, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स वही होते हैं जो डायरेक्टली बोलते हैं कि फॉर्मूला नहीं जानना सर, आंसर बता दो. तो आज दौर है ऐसी कुछ चीज़ों का जिनकी कोशिश करूंगा बिना फॉर्मूले के आंसर बता सकूं. फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए हम लोगों ने. अच्छी बात यह है कि फीडबैक जिन लोगों से लिया है, गुड आफ्टरनून दिव्या. गुड आफ्टरनून अल्पेश सर. लोगों ने फीडबैक बहुत अच्छा दिया, और फीडबैक इस चीज़ का नहीं कि मैं अच्छा बोलता हूं या नहीं बोलता हूं, ट्रेनिंग का कंटेंट अच्छा है या नहीं. प्रणाम गुरुदेव संजीव सर. प्रशांत मालविया जी, गुड आफ्टरनून. मुकेश सर, हेलो. अल्पना, हाउ आर यू? राधे राधे हर्ष जी. गुड आफ्टरनून नीरू मैम. तो सबसे अच्छा देख के ये लगता है टीम के अंदर कि हमारी टीम का बड़ा शुक्रगुजार होना पड़ेगा मुझे कि हमारे लोगों ने चीज़ों को थ्योरेटिकली नहीं सीखा है. गुड आफ्टरनून डीके पाल जी. एंड हेलो प्रदीप, हाउ आर यू? बल्कि हमारी टीम के ज्यादातर लोगों ने ट्रेनिंग में की हुई चीजों को इंप्लीमेंट किया और रिजल्ट निकाले. 99% लोग सिस्टम के लवर होते हैं. सिस्टम जो बोलता है वो कभी करते नहीं है, सुनते नहीं है. सुनते अपने दिमाग की हैं, ट्रेनिंग्स में सुनते हैं दिल दिमाग आत्मा, लेकिन सुनेंगे फिर दिमाग की, काम उसी से करेंगे. बट आई एम हैप्पी कि 90% लोगों ने ट्रेनिंग्स को यूज किया टू इन देयर सेल्फ टॉक एंड दे हैव शोन चेंजेस. जब फीडबैक हुआ तो ज्यादातर लोगों ने यह बताया कि चेंजेस आए हैं, अपलाइन टीम के रिश्ते सुधरे हैं. कुछ अपलाइंस ने बताया कि उनको उनकी टीमों ने कॉल किया और अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, इमोशंस एक्सप्रेस किए. कुछ टीमों ने मुझे भी कॉल किया. तो कुछ अपलाइंस ने टीम्स को भी कॉल किया है एंड रिलेशनशिप सुधरा है. तो जो मकसद हम पूरा करना चाह रहे थे वो काफी मकसद हमारा पूरा हुआ है. गुड आफ्टरनून सुनील जी. गुड आफ्टरनून राजकिशोरी मैम. हेलो श्याम जी, कैसे हैं आप?
श्याम जी एक परम मित्र है नेपाल से हमारे, थैंक यू सो मच, आज आप ज्वाइंड है। गुड आफ्टरनून हरिबोध जी। तो इसलिए अभी तक का जो डिस्कशन था वो इन्हीं मुद्दों पे था। अब हमने क्वेश्चन आंसर करना, तो अगर किसी के पास कोई भी सवाल है। पिक्सीप्रीत जी गुड मॉर्निंग। मनदीप सिंह बैस जी पूछ रहे सर कंपनी का विजन क्या है। हरे कृष्णा कल्पना मैम। गुड आफ्टरनून कमलेश मैम। मनदीप सिंह राम राम रोहिला साहब, एक सवाल मेरे पास आ चुका, कंपनी का विजन क्या है। गुड आफ्टरनून दर्ज 9 महाराष्ट्र। आई थिंक ये वैभव सर होने चाहिए, लेकिन अगर कोई और भी हैं तो मेरा अभिवादन स्वीकार करें। अब सबसे पहले जो सवाल आया इसी का बात कर लेते हैं, दर्ज 9 का विजन क्या है। देखिए कंपनी के 2-3 पार्ट होते हैं व्हेन यू आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ज्यादातर कंपनीज का विजन क्या होता है, कंपनीज आर फोकस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा आयाम है जिसमें आपके पास कई प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट है जो आप रियल में प्रोडक्ट डील कर रहे हैं, पर्सनल केयर हो गए, एग्रीकल्चर हो सकता है, आयुष हो सकता है, कोई भी और प्रोडक्ट कैटेगरी हो सकती है। वन थिंग इज दैट हर बिजनेस का एक ही विजन होना चाहिए और एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो होती है समाज की सेवा करना। कोई भी कंपनी संपूर्ण समाज की 100% की सेवा या उनकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकती है। लेकिन कंपनीज अपने आप को डिफाइन करती हैं कि मेरे पास इतनी लर्निंग है, इतना टैलेंट है, इतनी कैपेबिलिटी है, तो मैं इतने लोगों का या इन लोगों को हम लोग सेवा करेंगे, जिसको हम बोलते हैं आपका टारगेटेड मार्केट। सर हमारी कंपनी की वेबसाइट और प्रोडक्ट्स पे इंडियंस की फोटोग्राफ्स क्यों नहीं है, ये भी प्रशांत जी का सवाल लूंगा। विजन का सवाल ले लें सर, फिर धीरे धीरे सवाल शूट करिए। गुड आफ्टरनून मुनेश जी, गुड आफ्टरनून संजीव भैया। हाउ द एक्शन प्लान नेटवर्क डे टू डे। तो अभी थोड़ा सा सवालों को विराम दे दीजिए या आप पोस्ट कर दीजिए, ज्यादा एकदम मत करिएगा, पहले एक टॉपिक पे बात कर लें। 2 नए टॉपिक आ गए हैं तो एक एक करके पोस्ट करिएगा, धीरे धीरे सवालों के सबके जवाब देंगे। तो विजन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का क्या होता है, एक चीज का विजन है सर, जब हम प्रोडक्ट से सर्व करना चाह रहे हैं, एक हमारा नेटवर्क भी है जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर बेस बन जाता है। द पीपल हु आर वर्किंग विद अस, द पीपल हु आर नॉट वर्किंग फॉर अस, द पीपल हु आर वर्किंग विद अस। सी दर्ज 9 ने को नॉलेज थी, दर्ज 9 के पास कुछ रिसोर्सेस थे, उन रिसोर्सेज के बिहाफ पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए एंड वी थॉट ऑफ इट कि कुछ मास की सेवा की जाए। हम लोगों ने थोड़ा सा और बड़ा विजन लिया कि हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू सिर्फ यूजर्स की नहीं, उन लोगों की भी मदद की जाए जो नॉन यूजर्स हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट पूरे प्लेनेट को हेल्प करेगा तो एक्चुअली दर्ज 9 वुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन इज फ्यूचर विच वुड बी इंपैक्टिंग द होल प्लेनेट, एवरीवन्स लाइफ। हम कुछ ऐसे लोगों को चाहते थे जो प्रोडक्ट अपने लिए यूज करें और सेवा 700 करोड़ लोगों की कर दें। हमारा विजन था एक ऐसी प्रोडक्ट रेंज लेकर आना कि एक आदमी अगर कुछ और भी ना कर पाए जीवन में, तो वो जब तक ये सफर पूरा करे जीवन से मृत्यु तक का, तो उसके दिल में एक संतुष्टि रहे कि मैं आया और मैं जितनी कर पाया अपने हिस्से से बेस्ट, मैंने 700 करोड़ लोगों के लिए कुछ करा है। हम घर बैठ के यूजुअली प्लेनेट का सत्यानाश कर रहे होते हैं, लेकिन हमने दर्ज 9 में जुड़े तो हमने प्लेनेट के लिए भी कुछ ऐसे फैसले लिए जो हमारी पॉकेट पे शायद हो सकता है 54 रुपए का बोझ ज्यादा डालते हों। जैसे सीटीसी में तो मैं स्पेशली बोलूंगा कि थोड़ा सा वजन डलता है, 2 रुपए 5 रुपए 100 रुपए का भी डलता है, लेकिन फिर भी वो प्लेनेट के लिए अच्छा था, मेरे शरीर के लिए तो अच्छा था ही, जो पूरे प्लेनेट के लिए अच्छा है, जो पूरे परिवार के लिए अच्छा, तो मैं भी तो एक परिवार का अंग हूं, मेरे लिए क्यों नहीं अच्छा होगा। तो we are determined towards those people also who are working with us, not working for us. दर्ज 9 का एक विजन, एक मिशन है कि फ्यूचर में हम वो कंपनी बने जिसके प्रोडक्ट्स की, जिसके एजुकेशन की, जिसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की, जिनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बिहेवियर की, उनके सेमिनार का लोग कॉपी करें और लोग आइडियलिस्टिकली ये बोले कि काम करने का सही तरीका ये होता है। हमारा पहला विजन है मार्केट के अंदर सही तरीके के प्रोडक्ट को सही तरीके के लोगों के साथ मिलके एक सही मॉडल को डेवलप करना। नेटवर्क मार्केटिंग में ये विजन जो होती है वो कई फेजेस में होती हैं सर।
फर्स्ट विजन हम लोगों का यही है कि हमारे पास प्रोडक्ट अच्छे हैं, हम लोगों के पास इंटेंशन अच्छा है। अब हम अच्छे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, हम हर किसी को रिक्रूट नहीं करते हैं, हम अच्छे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। हमारा शॉर्ट टर्म विजन है जिसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं, और इन सब लोगों के साथ एक बड़े विजन को आगे बढ़ाना कि कल को बीइंग अ रोल मॉडल हम प्ले करें, या छोटे लेवल पे भी कई बार होता है कि पर्सन छोटा होता है लेकिन बड़े आइडियल्स को इंस्पायर कर देता है। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि फ्यूचर में हर कंपनी हमारे को कॉपी करेगी, प्रोडक्ट रेंज में, बाकी चीजों में भी। तो हम लोगों का विजन ये है कि फर्स्ट तो एक आइडियल कंपनी बनना, नंबर 1 नहीं बनना हमने। हमारा फोकस है बेस्ट कंपनी बनना। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मुझे बेस्ट आयुष का इम्यूनिटी प्रोडक्ट चाहिए तो पीपल शैल रिकमेंड अस। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे बेस्ट प्रोटीन चाहिए तो पीपल शैल रिकमेंड अस। वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या ट्रेडिशनल मार्केट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि पीपल शैल कम टू अस फॉर बेस्ट थिंग्स। अगर कोई बोलता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए तो पीपल से कि यू कैन बिलीव दैट कंपनी डायरेक्टली। अगर कोई कल को पूछे कि प्लेनेट को सर्व करना चाहता हूं मैं, मेरी एक आइडियोलॉजी अलग है कि आई वांट टू सर्व प्लेनेट, मैं कल से ऐसे प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा जो प्लेनेट को हार्म करते हो, तो पीपल से देन द बेस्ट ऑप्शन इज द रिजनाइन। दिस इज अवर विजन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। बेस्ट को जब स्ट्राइव करें तो लोग हमारे को ढूंढे। दिस इज अवर विजन। अवर विजन इज नॉट टू बी द रिचेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट टू बी द you can say richest management of the world, or we can say richest or biggest office of the company. हम लोगों का विजन है कि कंपनी को जो है लोग बेस्ट के तौर पे जाने। अगर लोग पूछे कि मुझे कल का फ्यूचर ऐसा आएगा कि लोग पूछेंगे कि मेरे बच्चे को मुझे नेटवर्किंग करवानी है, कौन सी कंपनी करवाऊं, तो वो लोग बोले कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इस टाइम पे दारुल के पास है, वो भेजिए। वो ऐसी मेहनत करते हैं लोगों पे जो अपनी कंपनी के नारे नहीं लगवाते, बल्कि आपका बच्चा अगर वहां पैसा ना कमा पाया तो इतनी चीजें सीख लेगा, वो उसके बाकी करियर्स में बहुत हेल्प करेंगे। आपके बच्चा फोकस नहीं है, फोकस होने में मदद करेगा। ऐसे वैल्यूज सीखेगा जिन वैल्यूज को शायद उसका स्कूल कोऑपरेट नहीं कर पाया, इनकलकेट नहीं कर पाया। दिस इज अवर विजन इन टर्म्स ऑफ whole soul, एक blunt idea. To be the best company, preferred, the most preferred organization for the product categories we are dealing. To be the most preferred organization by those people who really wants to work hard, जो मेहनत करना चाहते हैं सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से, एक अच्छी टीम बना के, सच्चे लोगों की, साफ सुथरे सच्चे लोगों की टीम बनाकर काम करना चाहते हैं, उनकी हम मोस्ट प्रेफर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल अगर मैं बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल हमारा विजन ये है कि वी शैल प्रोड्यूस इंडियाज बिगेस्ट इनकम अचीवर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यानी जो इंडस्ट्री का हाईएस्ट चेक हो 2025 तक हमारे लोगों का हो। टॉप 10 MLM अर्नर्स शैल बिलोंग टू दारुल। हम उस पर मेहनत करेंगे, हम अपने लोगों को बड़ा चेक बनाना सिखाएंगे, हमारा कॉम्पनसेशन प्लान उनको बैकअप देगा। हम स्ट्राइव करेंगे, मेहनत करेंगे एज एन टीम टू वर्क विद दोज पीपल जो रियली एग्रेसिव हैं, कि जब कोई बात करे कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए इंडिया का टॉप MLM अर्नर को हम बुलाएंगे। मान लीजिए कि कल को एक दौर में देखता हूं जहां पे US UK वगैरह से सारी कंपनी जो होंगी वो बुलाएंगे कि अपनी कंपनीज के बिगेस्ट अर्नर को भेजिए और हम जानना चाहते हैं उनके क्या विचार हैं, हाउ दे आर वर्किंग इंडस्ट्री। तो हमारा विजन ये है कि वो जो रिप्रेजेंट करें हमारी कंट्री को, वो पर्सन 2025 एंड उसके बाद कभी तक दारुल से रहेगा और पहले टॉप 10 अर्नर्स ऑफ इंडिया, टॉप अर्नर्स इन इंडिया ऑफ डायरेक्ट सेलिंग दारुल प्रोड्यूस करेगी। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, इस विजन के साथ काम कर रहे हैं, उस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। सेकंड हमारा विजन ये है कि एवरी कंपनी, कोई बंदा बोलता मैं 20 साल से 21 साल से हूं, कोई बोलता मेरा लाखों का नेटवर्क है, कोई बोलता मेरा करोड़ों का नेटवर्क है, लेकिन अगर उनसे एक डिटेल ले ली जाए कि सर ये सारी चीजें ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने कितने लोगों को जोड़ा, उनमें से कितने कामयाब हुए, वो लोग शायद अपना डेटा नहीं देंगे, डेटा शेयर नहीं करना चाहेंगे। हम लोगों का एक और विजन है कि जो टीमें, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों का कुछ इस तरीके से लेवल होना चाहिए कि उन व्यक्तियों को कल को कोई डेटा मांगे तो वो बोले कि साहब जो बिल्कुल निकम्मे होते हैं
या जो हमें लगता है कि ये किसी काम का आदमी नहीं है, सिर्फ टाइम पास करने आया है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ही उसको फिल्टर कर दे, उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क में ही ना लेकर आए। हमारे कंज्यूमर सभी कामयाब हो जाएंगे क्योंकि हम उनको बेहतरीन प्रोडक्ट देंगे। ये जो विश्वास 2 साल में द ओरिजिनाइन ने बनाया, हम इसको अगले 200 साल, 500 साल, 5000 साल भी निभाने वाले हैं अगर ईश्वर ने हमें मौका दिया और उस मालिक की मर्जी हुई। तो जो हमने अपने कंज्यूमर्स का फेथ जीता है, हम इस फेथ को कभी भी किसी भी कीमत पे डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो हमारा कंज्यूमर फ्रॉम द फर्स्ट डे टू एंड डे विनिंग सिचुएशन में रहेगा ही रहेगा। हम लोगों का जो कंज्यूमर होगा, वक्त के साथ आप उसके बेनिफिट्स में भी बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे। वी वुड बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड जिसके कंज्यूमर्स ये कहेंगे कि ये अकेली कंपनी है जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स का नहीं सोचती बल्कि अपने कंज्यूमर्स का बहुत लिहाज रखती है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ये बोलेंगे कि ये कंपनी वो थी जो ये ऐसी नीयत लेकर आई थी कि इन्होंने डे टू डे स्टडी किया चैलेंजेस को, हम लोगों के आने वाले को, हर किसी के इंडिविजुअल के चैलेंजेस नहीं, जो कॉमन चैलेंजेस हैं। कभी कोई ये सोचे कि हम हर किसी के चैलेंज को एड्रेस करेंगे, हर किसी के इंडिविजुअल चैलेंज से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम क्लियर बोलते हैं। लेकिन हर किसी का जो कॉमन चैलेंज होगा उस पर हम डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे, सालों साल मेहनत करेंगे एंड विल मेक श्योर कि जो चैलेंजेस कंपनी लेवल पे निपटे जा सकते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेवल्स पर ना आए। डे टू डे हम अपने प्लेटफॉर्म्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज को, इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में बेटर करेंगे। ये हमारा विजन है। तीसरी चीज जो हम लोगों का विजन है वो इस चीज पे श्योर है कि आज जहां इंडस्ट्री नहीं खड़ी, मैं लगातार बात कर रहा हूं कि हमारी इंडस्ट्री का आज का टर्नओवर मैगी से भी कम है, मैगी के टर्नओवर से कम है। हमारा आज का टर्नओवर जो है पल्स कैंडी के भी टर्नओवर से हमारी कमजोर कंपनियां हैं, मतलब उनसे भी कम टर्नओवर करती है इंडिविजुअल कंपनी। तो कंपनी का विजन ये है कि 2030 तक हम लोग ऐसा काम करके दिखाएं कि ये कंपैरिजन 2030 में कोई ना करे। ट्रेडिशनल मार्केट ये बोले कि यार पूरा का पूरा बिजनेस ना मॉडल फॉलो करना था तो द ओरिजिनाइन की तरह नेटवर्क मार्केटिंग की तरह करना चाहिए, मार्केट का शेयर क्या होता है वो इन्होंने लेके दिखा दिया। तो वो विजन हम लोगों का है कि 2030 तक हम इंडस्ट्री की वर्थ प्रूफ कर दें। हम ऐसा काम करें कि द ओरिजिनाइन इंडस्ट्री का पर्याय बन जाए। आज जो कंपनी सिर्फ अपना पर्याय है या जो कंपनी सेल्फ फोकस्ड है, अपने तक फोकस्ड है या अपनी मैनेजमेंट तक फोकस्ड है कंपनीज, मतलब कंपनीज का कैरेक्टर होल एंड सोल ये है कि सिर्फ मैनेजमेंट फोकस्ड कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फोकस्ड भी नहीं है, कंज्यूमर फोकस्ड तो है ही नहीं। मुझे बोलना नहीं चाहिए पर जो लोग सुन रहे हैं वो सच जानते हैं तो वो सच जानते हैं। तो कल को कोई ये बोले कि द ओरिजिनाइन इंडस्ट्री का पर्याय है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में जानना चाहते हैं, स्पेशली विल स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। मैं आज बोलूं कि मेरा कोई अब्रोड का विजन है तो हम लोगों का कोई भी अब्रोड का विजन नहीं है। अभी हम लोगों का विजन केवल और केवल इंडिया है। तो कोई व्यक्ति ये बोले कि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का अभिप्राय मतलब द ओरिजिनाइन होता है और वर्ल्ड में ये बोला जाए कि सही सिस्टम, अगर हम लोग चाहते हैं कि कल नई कंपनी बने और सरकार कोई मॉडल दिखाए तो वो ये ना दे कि गाइडलाइन दे, वो ये बोले कि द ओरिजिनाइन को फोकस कर लीजिए, जैसे वो लोग काम कर रहे हैं, जिस नियत के साथ वो काम कर रहे हैं वही गाइडलाइन है। दिस इज द विजन ऑफ द कंपनी, दिस इज द विजन ऑफ द सिस्टम। और नेटवर्कर्स के ऊपर हमारा काम करने का विजन ये है कि वी वांट टू ग्रो देम इनटू स्ट्रॉन्ग पीपल। हम उन्हें कमजोर नहीं बनाना चाहते, हम उन्हें कंफर्ट जोन नहीं देना चाहते। हम अपने एजुकेशन से उन्हें कंफर्ट जोन के बाहर लेकर आएंगे। विल मेक देम बेटर नेटवर्कर्स, विल मेक देम बेटर ह्यूमन बींग्स, विल मेक देम स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स, विल मेक देम फाइटर्स और वॉरियर्स फॉर प्लेनेट। मतलब एक आदमी की कम से कम इतनी बड़ी सोच हो कि यार मैं अपने लेवल पे ना अपने प्लेनेट को सर्व कर सकता हूं और उसके लिए अगर पेन उठाना पड़ेगा तो हम पेन उठाएंगे। हम थोड़ी मजबूत सोच के लोग खड़ा करना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है विजन में है कि अगर यंगस्टर्स हमारे साथ जुड़ें, पैसा ना भी कमा पाए तो वो कभी भी किसी फील्ड में ये ना कहें कि यार वहां टाइम खराब हो गया। वो लोग कहें कि वहां से इतना कुछ लेकर आए हैं कि अब कहीं पर भी कैसे भी छोड़ दीजिए, विल बी सक्सेसफुल। वी हैड सच ए मेंटल स्टेट, हमारे को माइंडसेट ऐसा मिला, हमारे को चीजें ऐसी सिखाई गई। जो जुड़े कम से कम वो अगर पैसा ना कमाए तो कंफर्ट जोन तोड़ना कमा जाए, रिश्ते कमा जाए, बुद्धि कमा जाए। कमाई बहुत तरीके की होती है।
तो वी आर नॉट अ कंपनी हु इज रियली फोकस्ड ऑन एवरीवन्स मेकिंग मनी. वी लव टू सी देम मेकिंग मनी, बट इफ दे कैन नॉट मेक मनी, तो बीइंग ए कंज्यूमर तो हमें श्योर करना है विजन में कि हमारे यहां कोई हारे नहीं. कंज्यूमर्स की हार हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं, और हम उन्हें सस्ता देके ये नहीं बोलते कि हम आपको जितवा रहे हैं. सस्ता देने से कोई कंज्यूमर नहीं जीतता. अगर मैं 10 रुपए का फेस वॉश दूं और आने वाले 15 साल में वो रेजिड्यू बन के बॉडी के अंदर बैठ के कैंसर बना दे, तो मेरा कंज्यूमर हार गया. क्योंकि पैसा जीवन से ज्यादा जरूरी नहीं था, पैसा शरीर से ज्यादा जरूरी नहीं था. तो हमारा विजन ये है कि हमारा कंज्यूमर जीते, और वो इस कदर जीते जिसे सच्ची जीत बोलते हैं. हम ये बोले कि दूसरे आपको 50 रुपए का फेस वॉश दे रहे, हम 10 में दे देंगे, 20 में दे देंगे, 30 में दे देंगे, आप जीत रहे हो, तो वो जीत नहीं रहा, वो हार रहा है. वो महीने के 100 रुपए बचा के ऐसी बीमारियों को गले लगा रहा है जो उसका करोड़ों में खर्चा करा देंगे, फिर भी नहीं बचेगा, दिन ब दिन दर्द भुगतेगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे कंज्यूमर्स के साथ. दिस इज पार्ट ऑफ अवर विजन कि हमारे कंज्यूमर्स हर हालत में जीतना चाहिए, उनका परिवार हर हालत में जीतना चाहिए. और हमें यह कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स में हमें आज नहीं लगी, लेकिन अगर कल को कोई कमी नोटिस हुई, तो विल बी इमिडिएटली डेवलपिंग दैट प्रोडक्ट इनटू अ बेटर वन. जो कि हम कोशिश करते हैं कि कभी तक ना हो. वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर सेंचुरीज एंड इवन जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस. तो दीज आर पार्ट ऑफ कंप्राइज विजन. हमारा नेटवर्कर्स को लेके, अपनी टीम को लेके एक सेपरेट विजन है, एजुकेशन को लेकर एक सेपरेट विजन है, कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके सेपरेट विजन. और कंपनी के तौर पे हमारा विजन है सर कि वी शुड बी द बेस्ट, मोस्ट प्रेफर्ड कंपनी. कोई फर्क नहीं पड़ता हम नंबर 1 कंपनी ना बन पाए, लेकिन अगर हम बेस्ट बन जाते हैं सर, तो हम लोग मेरे हिसाब से जीत जाएंगे. तो दीज आर अवर कंप्राइज्ड विजन्स. तो अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप दोबारा कर सकते हैं सर. हिमांशु ने पूछा हाउ टू एक्शन प्लान नेटवर्कर डे टू डे. ये लास्ट के 3 दिन में हिमांशु आई विल बी टेकिंग दिस, तो मैं आज के लिए आपका सवाल नहीं ले रहा हूं. लोकेश कुमार पूछ रहे हैं सर, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो को प्लीज एक बार और एक्सप्लेन करें. लोकेश, सही डायलॉग ये नहीं है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो. मैं इस डायलॉग को सही करना चाहूंगा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो. इच्छा करे बिना फल की तो कोई काम हो ही नहीं सकता. फल की इच्छा तो करनी पड़ेगी. अगर मैं किसी व्यक्ति को सहारा दे रहा हूं तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो थैंक यू बोल दे. मैं उम्मीद करूंगा कि अगर मैं किसी को प्यार दे रहा हूं तो प्यार लौटाए. ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी कर्म को जन्म दे और उसके साथ उसके फल की इच्छा का जन्म ना हो. यह संभव ही नहीं है. यह संभावना केवल ऋषि मुनियों के लिए है. फल की इच्छा तो होगी, और एक आम आदमी आप तभी तक हैं, एक इंसान तभी तक है जब तक आपको फल की इच्छा, और फल की इच्छा होनी भी चाहिए, लेकिन उसकी चिंता मत करो. मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया और वो घायल था. आपकी उम्मीद है कि मुझे ये आदमी उठेगा तो थैंक यू तो बोलेगा, लेकिन वो आदमी उठता और आपको थैंक यू नहीं बोलता. वो कहता हाँ यार ठीक करा तूने, पहुंचाना भी चाहिए, मैं होता तेरी जगह मैं भी पहुंचाता. तो आप फल की चिंता मत करो. अगर उसने आपको थैंक यू नहीं बोला, उसने आपको ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, कोई बात नहीं. आपको इस आदमी से रिजल्ट नहीं मिला, ना मिले, लेकिन ऊपर वाला आपको कर्म का फल जरूर देगा. वो आपको इस चीज के लिए इंश्योर करेगा कि यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. तो आपको ऊपर वाले पे जिसको भरोसा होगा, जो ईश्वर पे अंधा विश्वास करता होगा, केवल वही व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो फल की चिंता ना करे. बाकी हर व्यक्ति कर्म करते हुए फल की कैलकुलेशन भी करता है. चिंता छोड़ दीजिए, इच्छा छोड़ दीजिए, कैलकुलेट भी करता है कि अब यहां तक तो ये फल, अब यहां तक तो ये फल. तो आंख बंद करके जो कर्म करना है, पहले आप कर्म को कंप्लीट करिए. अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बोला गया 5 साल लगाओ, 10 साल लगाओ, पूरी जिंदगी लगाओ, लगातार प्लान दो, लगातार फॉलोअप लो, लगातार क्लोजिंग की कोशिशें करो, तो आपका यह फर्ज नहीं है सोचना कि मैं इस बंदे को पेमेंट के लिए बोलूंगा, ये देगा नहीं देगा, मैं इसे बोलूंगा कि प्रोडक्ट परचेज कर ले, ये करेगा या नहीं करेगा. वो आपका डिसीजन नहीं है दोस्त. वो करेगा या नहीं करेगा ये उसका डिसीजन है. आपका कर्म है उससे पूछना, आपका कर्म है मीटिंग देना, आपका कर्म है 200 लोगों की, 500 लोगों की लिस्ट बनाना, आपका कर्म उन लोगों को इनवाइट करना, आपका कर्म है उनसे पॉजिटिव डिस्कशन करना. आपका कर्म यह नहीं है कि वो क्या करेंगे. 99% लोगों से जब बात करते हैं तो वो बात नहीं करते जो उन्हें करनी थी.
वो उस व्यक्ति के अनुसार उससे बात करते हैं कि ये आदमी ऐसा सोच रहा होगा तो मैं इसको ऐसा सोचवाऊंगा, ये ऐसा सोच रहा होगा तो वैसा सोचवाऊंगा। आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि आप फल की चिंता कर रहे हैं। आप इस चीज से डर गए कि मैं इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलूंगा तो शायद ये ना आए। झूठ बोल के बुला लिया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, यहां तक बढ़ जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। आपने फल की चिंता करी इसलिए झूठ बोली। झूठे लोग केवल वो होंगे जो फल की चिंता करेंगे। जो कर्म की चिंता करेंगे उनको झूठ बोलना है क्या? जो फल आना है वो ऊपर वाले के हाथ में है, उसके हाथ में। अगर मेरी मेहनत सच्ची है, आप जाएं तो वापसी लौट के जाइए ताल मूवी के एक डायलॉग में, जिसमें बोलते हैं कि अक्षय खन्ना बोलता है कि अगर मेरा विश्वास सच्चा है, मेरी मोहब्बत में सच है, तो वो लौट आएगी। ये कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं है। मोहब्बत सच्ची है, प्रेम सच्चा है, मेहनत सच्ची है, बात सच से की थी, सच्चाई के साथ रहे थे, तो फल निश्चित ही अच्छा आएगा। देर आएगा सवेर आएगा, लेकिन आएगा। लेकिन कई लोग बोलते हैं मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूं और कामयाब नहीं हुआ। आप बहुत समय से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सच्ची मेहनत नहीं कर रहे, सच के साथ मेहनत नहीं कर रहे, इसलिए रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। तो सच के साथ मेहनत करिए, देर आएगा, फिर आप टिक जाइए, फिर सीधे सीधे टिक जाइए एक जगह। आप खूब सच के साथ मेहनत करके टिके रहिए, फिर होगा। आदमी आपको अपने बिहेवियर से, आपको हर्ट करके, उसकी ईगो से, किसी भी तरीके से इस लेवल पे ना ला पाए कि आपको झूठ बोलना पड़े, तो आप जीत जाएंगे। यही कर्म की सबसे बड़ी थ्योरी है। उसके बाद आप फल की चिंता छोड़ दीजिए। आपने जो बोला, जो करा, वो सच था। उसके बाद जो फल आना होगा, जो ऊपर वाले को, नियति को मंजूर होगा, वो फल आपको मिल जाएगा। यही इसका सार है, यही इसकी सच्चाई है कि फल देने वाला का हक और फल देने का तरीका, फल देने की समझ और फल देने की ताकत केवल ईश्वर के हाथ है। कर्म करने की ताकत मनुष्य के हाथ है। और ईश्वर को अगर फल देना होगा तो वो झूठों को नहीं देता है, उन्हें फंसा देता है, उन्हें दिखाता फल है, लेकिन फल में निकलता जहर है। कई लोग करप्शन का पैसा करते हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। कोई लोग नशे पते के बिजनेस से पैसा कमा लेते हैं, तो लगता है झूठे को फल मिल गया, लेकिन उनके बच्चे नशे पते में पड़ जाते हैं। तो ये फल की जो थ्योरी है बहुत बड़ी है। कर्म को हम अपने लेवल पे एनालाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सच्चाई के साथ किया गया कोई भी कर्म आपको अच्छा फल लाएगा। देर लाएगा सवेर लाएगा, लेकिन लाएगा। और बुराई के साथ कोई भी किया गया कार्य बाद में बुरा फल लाएगा, देर लाएगा सवेर लाएगा, लेकिन लाएगा। हम लोग क्षण भंगुर या छोटे टाइम पीरियड में कैलकुलेट करने लगते हैं कि रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आ रहे, लेकिन लाइफ बहुत बड़ी है, उसको छोटे पे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हर्ष अग्रवाल पूछ रहे सर, एमएलएम की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली क्या कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना जरूरी है? हर्ष, एमएलएम गाइडलाइंस के हिसाब से कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि किसी भी कंपनी का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। गाइडलाइंस के हिसाब से ये लिखा है कि आप अपनी कंपनी के 70% प्रोडक्ट्स के खुद मैन्युफैक्चर होने चाहिए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। वेस्टीज के 70% प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बाहर से होती है, तो गाइडलाइंस के हिसाब से सबसे बेकार कंपनी। एफएलपी की भी मैन्युफैक्चरिंग, एफएलपी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आज भी यूएस से हो रही है, तो वो भी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा। आज भी जेनेस ग्लोबल का मैन्युफैक्चरिंग बाहर से है, तो वो भी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रही। आरसीएम के 90% प्रोडक्ट आज भी बाहर से हैं, तो वो भी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रही। नहीं, ऐसे अगर आप बात करेंगे तो किसी भी कंपनी का खुद का यूनिट नहीं है दोस्त, और हो भी नहीं सकता। ऐसे तो अगर एमवे की आप बात करो तो वो अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, उसका रॉ मटेरियल कोई और मैन्युफैक्चर करता है, बोतल और कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेबल कहीं और मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। उसकी तो एक असेंबलिंग यूनिट है जहां सारे रॉ मटेरियल मिला के बोतल में भर दिया जाता है। तो ऐसे चीजों को नहीं तोला जाता। मैन्युफैक्चरिंग मींस 70% प्रोडक्ट शुड बी बाय योर नेम, मतलब उनका जो ट्रेडमार्क है वो आपके पास होना चाहिए। इस मामले में दारुचिनाइन 100% प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर्स खुद है। जो छोटी बुद्धि के लोग हैं, अनपढ़ हैं, दूसरी फेल है, मैं सिर्फ फिर से दोबारा वही संज्ञा दूंगा उन्हें,
दोबारा से उसी सर्वनाम से सूचित करना चाहूंगा कि वो लोग जो दूसरी फेल है वो कहते हैं कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं जैसे हमारी कंपनी है उसका सीड टू फाइनल प्रोडक्शन खुद है। मतलब एक कंपनी जो टीवी एड में दावा करती है कि हमारे 6000 एकड़ की जमीन है, उसके लोग दावा करते हैं कि हमारा सारा प्रोडक्शन खुद का है। जब हम लोग तो बीज से लेके सब कुछ करते हैं, आप कैसे बोल दोगे किसी और का ऑर्गेनिक है? हमारी कंपनी तो खुद उगाती है। अगर ऐसी कहीं पे 6000 एकड़ जमीन है जो कि 200 देशों में चलने वाली कंपनी का 60,000 करोड़ का टर्नओवर का प्रोडक्शन कर सकती हो, यानी पर एकड़ 100 करोड़ का प्रोडक्शन एनुअली, तो सब वहां पे थोड़ी बहुत जमीन के लिए मुझे भी कांटेक्ट करिए। मैं भी ऐसी जगह पे जमीन खरीदना चाहूंगा जहां के 1 एकड़ का सालाना प्रोडक्शन 100 करोड़ रुपए है, वरना फिर ये किताबी बातें हैं। और अगर कुछ कंपनी बोलती है कि चलो पूरा नहीं, हम कुछ तो अपना उगाते हैं, तो कुछ उगाने के लिए तो हमारे पास भी अपनी जमीनें हैं, तो वो फालतू की बातें हैं। तो गाइडलाइन में ऐसी कोई भी बातचीत नहीं है। मैंने आजू बाजू का थोड़ा सा और फालतू बोल दिया, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जतिन सहदेव पूछ रहे हैं व्हाट इज द राइट वे पुट द टीम मेंबर्स इन बाइनरी सो दैट क्रॉस लाइन कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी अवॉइडेड। जतिन, जहां ये दिमाग लगाना है कि कैसे हम स्ट्रक्चर पुट करें, कैसे ना करें, क्रॉस लाइन का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जितना दिमाग आप सिस्टम में लगा रहे हैं उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है। मतलब अगर आपने 10% दिमाग लगाया तो 10% कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा, 100% दिमाग लगाया तो 100% कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। किसी आदमी के एसोसिएशन को सिंपल समझ लीजिए, उसको प्लान किसने दिखाया, कब दिखाया, पहले दिखाया कि बाद में दिखाया, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम के अंदर जो व्यक्ति को उसने पेमेंट थमाई, जिस व्यक्ति के कहे पे पैसा निकाला, वही व्यक्ति उसका स्पॉन्सर होना चाहिए। और इस व्यक्ति को हमें यह छूट देनी होगी कि इस व्यक्ति को कहां प्लेस करता है। जब तक हम ये ज्ञान बांटेंगे अपलाइन को कि मेरी टीम में प्लेस कर दो, डाउनलाइन को ज्ञान बांटेंगे तो इसकी में प्लेस कर दे, जब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये फिजूल के दिमाग लगाते रहेंगे तब तक हमारी इनकम ना होके, बिजनेस ना होके, ये पॉलिटिक्स का मैदान बना रहेगा। जब तक हमारी नजर अपने काम से हटके दूसरों के कॉन्टेक्ट कहां जा रहे हैं कहां नहीं इस पे है, तब तक हम अर्जुन की भांति चिड़िया की आंख नहीं देख रहे। हम तो चिड़िया की आंख भी देख रहे हैं, चिड़िया का शरीर भी देख रहे हैं, चिड़िया पूरी भी देख रहे हैं, उस डाल पे बैठे 100 चिड़िया और भी देख रहे हैं, पूरा पेड़ देख रहे हैं। हमारे को तो पूरा जंगल नजर आता है दोस्त, अगर मैं सच बात बोलूं तो। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल है, जिस आदमी ने जिसको पैसा दिया इसका मतलब उस व्यक्ति पे विश्वास करता है। जो जिस व्यक्ति पे विश्वास करता है वो अपनी ज्वाइनिंग कहीं डाले। अगर आप 5, 7, 10 आदमी ज्वाइन नहीं करा सकते हैं अपनी टीम के, 20 आदमी ज्वाइन नहीं करा सकते, उनको डेवलप नहीं कर सकते, तो वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग से आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। और अगर आप अपने 5, 7, 10 आदमी ज्वाइन करा के उन्हें डेवलप करने के लिए कैपेबल हैं, तो आपको किसी का कॉन्टेक्ट चाहिए ही क्यों? किसी क्रॉसलैक को वो कॉन्टेक्ट चाहिए ही क्यों? ये जो चीजें हैं ये हर व्यक्ति, मैं बोलता हूं जहां राजनीति होगी, जिसके दिमाग में राजनीति होगी उसके दिमाग में बिजनेस नहीं कर सकता। ये जो सांप और नेवले का बैर है, ये राजनीति और बिजनेस का, व्यापार का बैर है। व्यापार और राजनीति एक दूसरे के खिलाफ चलते हैं, सिर्फ करप्शन में एक दूसरे के साथ आते हैं, लेकिन अदरवाइज ये एक दूसरे के खिलाफ है। राजनीति अलग है, व्यापार अलग है। राजनीति अमीरों को बताएगी कि गरीब तुम्हें लूट लेंगे, हम तुम्हें संरक्षण देंगे, और गरीबों को बताएगी कि अमीर तुम्हें लूट लेंगे, हम तुम्हें संरक्षण देंगे। बीच में राजनीति होती है। जो अपनी अपलाइन के प्रति डाउनलाइन को डराता और डाउनलाइन के प्रति अपलाइनों को डराता, वो नेटवर्कर नहीं होते हैं, वो राजनीतिक होते हैं, नेता होते हैं, झूठे नेता, करप्ट नेता। असलियत में व्यापार वो करता है जो टीम को अपलाइन से और अपलाइन को टीमों से जोड़े और बीच में अपने आप को पिलर बना के रखता है। वो व्यक्ति व्यापार करता है, बाकी व्यक्ति राजनीति करते हैं। तो जो अपनी अपलाइन के कॉन्टेक्स्ट पे नजर गाड़ के बैठा, इसका मतलब यह है कि वो खुद अपनी अपलाइन को बता रहा है कि आई एम इनकैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग 5 to 10 पीपल,
मैं 10-12 लोग नहीं जोड़ सकता और उन्हें डेवलप नहीं कर सकता हूं, इसलिए मेरी सारी नजर तेरे ऊपर है। तो आपने इसे जोड़ा क्यों और जोड़ दिया तो इसे छोड़ दो, क्योंकि वो खुद बता रहा है वो इनकैपेबल है। इनकैपेबल को आप मदद दे दोगे तो उसको तो मदद पहुंचेगी नहीं, लेकिन आपका और जो आपको आगे बढ़ना था नुकसान हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर, इन द सेम मैनर, आप अपने लिए भी यही बनाओ कि जो टीम ज्यादा बकबक करती है उसके करे। अपलाइन हो तो डाउनलाइन, और डाउनलाइन है तो अपलाइन। अगर कोई अपलाइन बोल रही है बार बार कि तू एक लेग पे फोकस कर, एक लेग पे फोकस कर, दूसरी मैं चला दूंगा तेरी, तो इस पे भरोसा मत करिए। ये क्यों चला देगा? अगर इसे हर एक आदमी को ऐसे ही कमजोर बनाना है जैसे आपको बना रहा है, तो ये किसकी क्या लेग चलाएगा? ये आपको डेवलप ही नहीं करना चाहता। ये कहता ही नहीं है कि बच्चे मुझे तेरे पे भरोसा और तू बहुत अच्छा कर लेगा। एक बाप अपने बेटे को कभी ये बात नहीं बोलेगा कि तू बेटा पढ़ाई लिखाई मत कर, कुछ मत कर, जिंदगी भर तेरा बाप बैठ के खिलाएगा तेरे को, मैं तेरे को कर दूंगा, तू छोड़ पढ़ाई, तू लात मार, तू मेहनत मत कर, तू अय्याशिया कर। और अगर कोई बाप अपने बच्चों को ऐसा बोलता भी है तो हम सब जानते हैं उसके बच्चे किस कारण है। जिस दिन ये बाप मर गया उस दिन इसका बच्चा किसी काम के लायक नहीं होगा। तो कोई भी अच्छा बाप अपने बेटे को यश नहीं बना सकता। इन द सिमिलर मैनर, किसी नेटवर्कर को अपनी टीम को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। तो बीइंग एन अपलाइन, अपनी टीम को कमजोर मत बनाओ और दिमाग लगाना छोड़ दो। जिसका जो आया है, जहां उसे ठीक लगता है डालने दो। अगर ये फैसला एक आदमी के हाथ में रहेगा तो ठीक है, अगर ये फैसला पंचायत के हाथ में आ गया ना तो सब धोबी के कुत्ते बनेंगे, ना घर का ना घाट का। जिस बंदे को ज्वाइन करना है उसको इतनी राजनीति नजर आएगी कि यार ये लोग तो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, किसी ना किसी को नाराज करते रहोगे। कभी कोई रूठ गया, कभी कोई रूठ गया, कभी कोई कैकई कोप भवन में जा घुसेगी, कभी किसी की कैकई कोप भवन में जाके घुसेगी। सिर्फ ऐसे केस में दो ही चीजें शाश्वत रहती हैं, एक कैकई, दूसरा कोप भवन। काम तो होता ही नहीं है। आज राजा दशरथ की कैकई रूठ गई, ये मनाने जाता है, वो बोलती है तुझे याद है तूने मुझे 2 ओवर दिए थे ज्वाइनिंग के टाइम कि एक पावर लेग दूंगा, एक सपोर्ट दूंगा। आज क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा इरादा? मुझे तो आज जब सपोर्ट चाहिए थी तूने बंदा दूसरे को दे दिया। इतनी राजनीति होती है कि दशरथ का पूरा जीवन युद्ध लड़ना तो भाड़ में जाए, कैकई को कोप भवन से बाहर निकालने में चला जाता है। तो आपका बिजनेस आपकी आईडी से शुरू होता है दोस्त। मैं ये सजेशन डायरेक्टली दे रहा हूं, किसी की क्या बात हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर गलती से किसी अपलाइन का आपके लिए कमिटमेंट, आपकी पर्सनल नहीं, हर किसी की बात कर रहा हूं कि मैं तुझे पावर दूंगा या वो दूंगा। आज अगर मेरी यकीनन बात मानने आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो हर उस अपलाइन को नकार दो जिसने कभी तुमसे पावर लैग की बात करी है। हर एक उस अपलाइन को नकार दो। आपके अंदर अगर कोई चीज है जो पावर लैग मांगती है तो उस कमजोरी को भी नकार दो। इससे बढ़िया 2 टन शिलाजीत खा लो। जो अंदर कमजोरी ये बोल रही है कि जितेंद्र डागर तू किसी दूसरे के कॉन्टेक्ट से कामयाब हो सकता है, या जब तुझे 1 लाख किसी दूसरे की मिलेगी तो तू रेस में भाग पाएगा, तो इस कमजोरी को भी नकार दो। इस वीकनेस को हटा दो जिंदगी से। अगर मैं खुद कैपेबल नहीं हूं ज्वाइनिंग्स निकालने का और उनको डेवलप करने का, तो मैं क्या तो अपलाइन से उम्मीद करूं, क्या क्रॉस लेग से उम्मीद करूं, क्या सिस्टम से उम्मीद करूं? तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसके लिए आदमी को अपने अंदर आत्मविश्वास को जन्म देना पड़ेगा। और मेरी भाषा में बात करें, ज्वाइनिंग उसकी होती है जिसको आईडी मिली है, और उस आदमी का अधिकार होता है कि वो कहां प्लेस कर दे। और हर अच्छे नेटवर्कर को, कामयाब होने वाले नेटवर्कर को चाहिए कि वो हर उस व्यक्ति की हर उस इच्छा का सम्मान करे कि ये इस व्यक्ति की ज्वाइनिंग है, भाई जहां मर्जी है लगाए। एक व्यक्ति ज्वाइनिंग उठा के लाया, उसका जो मर्जी होगा करेगा, हम कौन है बीच में बोलने वाले? हम कोई कायर कमजोर थोड़ी ना है। देगा तो इसको धन्यवाद देंगे। कोई बंदा अगर हमारी अपलाइन की सपोर्ट से हमारी टीम में ज्वाइन कर गया और हमारी लेग चल गई, तो हमारे को अपलाइन को भगवान मान लेना चाहिए कि यार ये क्या आदमी है, क्या मुझे अद्भुत अपलाइन मिल गई, क्या मुझे देवता स्वरूप आदमी मिल गया कि मेरा 50% काम आसान कर दिया। मेरा काम नहीं करा, मेरा 50% काम आसान कर दिया। तो बदले में यह भी इच्छा रखो कि मैं उस आदमी को अब क्या लौटा के दूं, जिस आदमी ने मेरा 50% काम आसान कर दिया, तो मैं इसे यह दिखाऊं कि इसने सही आदमी पे दाव खेला है। मैं अपना काम 200 गुना बढ़ा देता हूं, 100 गुना बढ़ा देता हूं, मैं और मेहनत करूंगा, आज के बाद मैं और लॉयल हो जाऊंगा। जब ऐसे संबंध होंगे ना तो चीजें चलेंगी। और जब तक ये एक एक ज्वाइनिंग की 75, 150, 500 रुपए की पेड़ की लड़ाई और हर एसोसिएट के ऊपर लड़ाई होगी, तब तक राजनीति होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है तो एक सिद्धांत का,
रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और सब नहीं कर सकते तो आप करो, आपके साथ कोई और करे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक सिद्धांत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आज से आप नियम बना लीजिए, जिसको कामयाब नेटवर्कर होना है, मैं फिर वही बोलता हूं, अच्छा लगे ना लगे, बुरा लगे, दिमाग ना माने, आपको अगर एक कामयाब और अच्छा नेटवर्कर बनना है तो आपको एक चीज गांठ बांधनी पड़ेगी, आपको एक नियम को सर झुका के सहमति देनी पड़ेगी कि ज्वाइनिंग उसकी जिसको पैसे मिल गए, और उसके बाद इस आदमी का हक किसी के साथ जुड़े रहने का है। इसको किसी आदमी को कोई भी लालच दिखा के सिस्टम में हिलाना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि व्यक्ति की छूट होनी चाहिए, वो कहां डाले। तो जब तक आप इस प्रिंसिपल का सम्मान कर रहे हैं, तब तक इस सिद्धांत की जिम्मेदारी है कि आपके नेटवर्क में कभी भी कलह और कलेश उत्पन्न नहीं होने देगा, यह कभी राजनीति को जन्म नहीं लेने देगा। और जब जब यह सिद्धांत जिस जिस टीम में टूटेगा, उस टीम की पंचायतों का सरपंच किसी को बना लीजिएगा, कोई भी अपलाइन बैठा लीजिएगा, कुछ भी संवाद कर लीजिएगा, उस नेटवर्क में पॉलिटिक्स आए बिना रुकेगी नहीं। टीमों को टूटना ही है, एक दूसरे से अलग होना ही होना है, संधि विच्छेद होना ही होना है, लड़ाई झगड़े होने ही होने हैं। उनका 70% टाइम पॉलिटिक्स और 30% टाइम बिजनेस में जाएगा। यह कुदरत का नियम है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। जब तक कि आप इस सिद्धांत का सम्मान नहीं करेंगे कि ज्वाइनिंग जिसने उठा ली उसकी हो गई, अब उसकी मर्जी जहां मर्जी डाले, हमारे पास काम करने को और बहुत लोग हैं, जब तक इस सिद्धांत का सम्मान नहीं होगा तब तक राजनीति रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। जिस दिन आपने इस सिद्धांत का सम्मान करना चालू कर दिया, उस दिन के बाद आपकी और आपकी टीम केवल और केवल व्यापार करेगी, बिजनेस करेगी, केवल बिजनेस की ग्रोथ सोचेगी, और उस दिन के बाद आपके यहां पर पॉलिटिक्स नहीं होंगी। दिस इज द थिंग। द महाराष्ट्र पूछते हैं, सर हमने रीपरचेज को कंपलसरी क्यों नहीं किया है? सर हम मसाले बेच रहे हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट को भी हम सेल करते हैं, हम प्रोटीन्स भी बेच रहे हैं, हम बाकी जीआईटी वगैरह आज की तारीख में जो लोगों को जरूरत है उनको भी बेच रहे हैं। जब हम इतने प्रोडक्ट बेच ही रहे हैं वैभव जी, तो मेरा एक सवाल है सर, हर व्यक्ति को प्रोडक्ट खरीदना ही है। आपने अपने लोगों को ट्रेनिंग भी दे दी, उन्होंने प्रोडक्ट ट्राई भी कर लिया, यूज भी कर लिया, उसके बावजूद अगर वो व्यक्ति दूसरे ब्रांड पे जाना चाहता है तो कंपनी को पता होना चाहिए कि कंपनी हार रही है। जबरदस्ती किसी को चेक के नाम पे परचेज करा देंगे, वो अपना प्रोडक्ट उठा के किसी और को दे देगा, तो कंपनी पूरी जिंदगी इसी अंधेरे में रहेगी कि हमारे प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं। पसंद तब कर रहे हैं जब आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, फिर भी लोग प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं। एक दुकानदार या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कोई कंडीशन नहीं लगाता, लेकिन फिर भी लोग उसके प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं। ऐसी ही किसी सिचुएशन, ऐसी ही किसी स्थिति के अंदर हम लोगों ने कहा कि हम कंपलसरी क्यों बनाएं, हम अपने प्रोडक्ट से मजबूरी पैदा करेंगे, और अगर हमारे एसोसिएट भी हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, दैट मीन्स हम कहीं गलत है, हम अपने प्रोडक्ट में इमीडिएटली सुधार लेकर आएंगे। और कंपलसरी परचेज सर हमारे को अंधेरे में रखती है कि हमारा प्रोडक्ट लव्ड है। हो सकता है मेरा टॉप एसोसिएट आज 15 कंपनीज के लोग मैं जानता हूं, उनके डायरेक्टर भी दारुजनाइन का प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनके नेटवर्कर भी। अब वो अपनी कंपलसरी परचेज करते तो हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारा खाते हैं। कंपनी कितने बड़े अंधेरे में है सर। अगर मेरे प्रोडक्ट में दम होगा तो परचेज अपने आप आएगी, और अगर परचेज अपने आप आ रही है और कितने की आ रही है, उससे हम पता लगाते हैं कि हम प्रोडक्ट के मामले में कितने सही और कितने गलत जा रहे हैं। जब ये पता लग जाता है सर, तो कंपनी आगे बढ़ती है, और हमें बहुत बढ़िया कंपनी बनना है। जैसा हमने कहा बेस्ट कंपनी बनना, बेस्ट कंपनी प्योरेस्ट फीडबैक से आएगी, और कंपलसरी परचेज ना होने के बावजूद लोग आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है। जिस दिन उसकी क्वांटिटी गिरेगी, उसी दिन हम समझ जाएंगे कि अब हमसे कुछ गलती हो गई, हम दोबारा मेहनत करेंगे, लेकिन हम बेस्ट प्रोडक्ट देंगे और अपनी सेल टूटने नहीं देंगे। चेक उठाने के लिए प्रोडक्ट खरीदना मैं एथिकली मोरली सही नहीं मानता हूं सर। सर मोबाइल ऐप पर ज्वाइनिंग डाल सकते हैं क्या? मनदीप सिंह बैस जी पूछ रहे हैं। डाल सकते हैं सर, लेकिन अभी हमने 4-5 दिन पहले एक प्रॉब्लम एनकाउंटर किया है कि उसके लिए आपको अपना आईडी लॉग आउट करना पड़ता है और बाहर से आप रजिस्टर कर सकते हैं।
छोटा सा उसमें एक इश्यू है टेक्निकली, वो हम अगले 5-10 दिन के अंदर सॉर्ट आउट करा लेंगे, फिर स्मूथ हो जाएगा सर। तब तक आप मोबाइल से डाल सकते हैं। मीनिंग ऑफ यूनिफियन एंड 9 एंड 8 इन प्रोडक्ट ने अनूप सैनी जी का यह सवाल लंबे समय से है, आज इसको पेंडिंग नहीं जाने दूंगा अनूप जी। नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुतों के सपने तोड़े हैं, टूटे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत से लोग जीरो हुए हैं। व्यक्ति जब एक बार बिखर जाता है सर, तो दिक्कत क्या है अनूप जी कि लोग अपने आप को बिखरे हुए खुद में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, और एक बिखरा हुआ आदमी थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी शानपत्ती सीख के कुछ नया करने की कोशिश करता है। लेकिन वो भूल जाता है कि जब कुछ बिखर जाए ना, तो सबसे बढ़िया बात होती है पुनर्निर्माण करो, दोबारा निर्माण करो, ना कि दोबारा बिखरे हुए दिल से, टूटे हुए मन से, बिखरे हुए सपनों के साथ थोड़ी सी शानपत्ती का घोल बना के कोई जुगाड़ बना दो। हमें जुगाड़ नहीं करना होता, हमें चाहिए यह कि हम पुनर्निर्माण करें, यानी चीज को जीरो से निर्माण करें। अगर कुर्सी टूट गई है प्लास्टिक की, तो उसमें लकड़ी मत फंसाओ, उसके साथ लकड़ी मत बांधो, वो उल्ट सुलट होगी, किसी को गिरा देगी। हम लोग यही करते हैं। चाहिए क्या कि इसको रिसाइकल कर दो, इसको दाना बना लो, और इस दाने से दोबारा अगर कम दाना बनता है तो कोई स्टूल का निर्माण कर लो, कुछ भी कर लो, जो होगा वो संपूर्ण तो होगा। इस क्रिया को बोलते हैं पुनर्निर्माण, रिजुविनेट। हमारी बॉडी भी इस प्रोसेस के थ्रू गुजरती है, रिजुविनेट करता है खुद को शरीर। जब सेल्स चले जाते हैं, नए सेल्स आते हैं, तो हमारे शरीर में यही प्रक्रिया हो रही है, हमारे समाज में यह प्रक्रिया होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही प्रक्रिया शाश्वत है और यही होनी चाहिए। तो एक दौर था जब हम यूनिफियंस का लगातार, हम लोगों को 3-4 साल ऐसी असफलता मिली थी, हम बार बार जीरो से शुरू कर रहे थे, और कुछ हम लोगों की फौज में भी थोड़ी थकान थी, बहुत थकान तो नहीं थी। हमने एक फौज बनाई थी यूनिफियन के नाम से, और उसमें चंद कमांडर्स थे, लेकिन कुछ में थकान आ गई थी। तो जब हम लोगों ने कहा कि अब अपना कुछ करेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे, तो हमें एक मैसेज क्लियर देना था कि इस बार हम टूटे हुए से अब भी शुरुआत नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे, रिजुनाइन का प्रोसेस आरंभ करेंगे। रिजुनाइन इज ए प्रोसेस, REJUVENINE। रिजुनाइन इज ए प्रोसेस टू रिजुनेट। किसी चीज को रिजुनेट करने के लिए जो प्रोसेस होती है, दैट इज रिजुनाइन। तो हमें हर किसी को स्पेलिंग लिखने में दिक्कत ना हो, वेब एड्रेस लिखने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने इसको छोटा करके RJUV9 कर दिया, रिजुवेनाइन। और दा हम लोगों ने तब लगाया जब हमें खाली रिजुवेनाइन का ट्रेडमार्क नहीं मिल सका, तो हमने इसके आगे दा लगा दिया, THE, द रिजुवेनाइन, ओनली प्रोसेस। और THE को भी हमने छोटा करके दा बना दिया। तो RJUV9, रिजुवेनाइन इज द प्रोसेस, न्यूमेरिक 9 NINE का छोटा फॉर्म है। तो 9 कुछ स्पेशल नहीं है, इसी तरीके से है। तो जो प्रोडक्ट रेंज है रिजुवेनाइन, वो रिजुवेनाइन के नाम पे इसीलिए है। और जो रिजुवेनेट है RJUVN8, दैट मीन्स रिजुवेनेट। एनर्जी 9 भी, इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी, दैट इज द रीजन। M9 मीन्स माइंड, F9 मीन्स फाइन। K9 हमारे पास कुछ नहीं था, हमने कहा रिदम क्यों तोड़े, तो वहां पर हमने 9 जबरदस्ती फंसा दिया। तो ये लॉजिक है सर 8 का और 9 का। दोज आर अल्फा न्यूमेरिक शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ सम बिगर वर्ड्स। और द रिजुवेनाइन का नाम रखने के पीछे यही था कि जो व्यक्ति हमारे प्लेटफॉर्म में आए और वो कहे जी मेरे तो सपने टूटे हुए, मैंने तो बड़े धोखे खाए हुए हैं, तो लोग बोलते हैं हमारी कंपनी का नाम ही भाई द रिजुवेनाइन है, यानी यहां जीरो से शुरुआत होती है। पुनर्निर्माण करना है तो हमारे साथ आ, जुगाड़ लगाने हो तो इंडस्ट्री में बहुत जगह जुगाड़ कहीं और जाके लगा। अगर नकली पैरों से नहीं दौड़ना और दौड़ पूरी करनी है तो हमारे साथ, और तुझे नकली पैरों पे व्हील चेयर पे दौड़ना है तो व्हील चेयर ऑफर करने के लिए MLM में सारी कंपनियां हैं। द रिजुवेनाइन के अलावा हर कंपनी में लाखों ऑर्डर होते हैं व्हील चेयर के, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने सारे अपाहिज लोग भर्ती करने हैं और उन्हें हमें पैरों पे दौड़ाने की हिम्मत नहीं देनी। हम उन्हें व्हील चेयर दे देंगे, व्हील चेयर पे जो जहां तक गया एस्थेसी कराए, कम से कम हमारे लिए तो पैसा ले ही आएंगे। तो द रिजुवेनाइन इज a name which is symbolic to regain yourself again back from the zero.
आप बोले मैं 10 साल नेटवर्क करके आया हूं, 20 साल नेटवर्क करके आया हूं, मुझे यहां पे क्या स्पेशल फैसिलिटी मिलेगी? हम आपको सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी देते हैं। यहां पे हम आपको दोबारा जीरो से सही तरीके से काम करना सिखाएंगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई और नहीं सिखाता। हम दोबारा आपको जीरो से मेहनती बनाएंगे, हम दोबारा आपका विश्वास जीरो से चालू करेंगे, हम दोबारा आपका विश्वास जीरो से निभाएंगे। यही द रीजनाइन का पर्पस है। अगला सवाल है सर यूनिफ एकेडमी। सर हमने नेटवर्क मार्केटिंग के हालातों को देखते हुए फॉर्म किया था टू ब्रिंग ट्रू एजुकेशन टू नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। UNIPH ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। यूनी मीन्स यूनिकॉर्न, PH मीन्स फिनिक्स। यूनिकॉर्न एक ऐसा घोड़ा है जिसपे देवता लोग सवारी करते हैं, जो जमीन से आसमान तक लेके जाता है। यूनिकॉर्न, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा घोड़ा है जिसमें देवता सवारी करते हैं और जमीन से आसमान तक लेके जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार बड़ा मजबूत घोड़ा होता है। और फिनिक्स एक ऐसा पक्षी है मैथोलॉजी के हिसाब से, जो अपने से 10 किलो वजन उठा सकता है, अपने भार से 10 गुना वजन उठा सकता है। वो पक्षी, उसके आंसुओं में हीलिंग पावर होती है। उसका आंसू जहां टपकता है तो घाव भर जाते हैं, जला हुआ ठीक हो जाता है। और ये जो पक्षी है फिनिक्स, ये जब इसका अंतिम समय आता है तो ये रोने लगता है और ये राख बन जाता है, और ये आंसू इस राख में मिलता है और ये पक्षी दोबारा जन्म लेता है। यूनिफ एकेडमी एजुकेशन देगी नेटवर्क मार्केटिंग की और नेटवर्क मार्केटिंग के सही लोगों की, और निर्माण करेगी बेहतरीन नेटवर्करों का। उससे हमने ये यूनिफ नाम बनाया था। और नेटवर्करों की 2 खूबी हमने इसमें पेश करी। हमारे नाम में ही खूबी है। यूनि का मतलब, जैसे मैंने कहा, यूनिकॉर्न, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग यूनिकॉर्न को डेजिग्नेट करती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा घोड़ा है जिसमें देवता यानी सच्चे लोग, सच्चे मन से नेटवर्किंग करने वाले लोग सवारी करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग उन्हें जमीन से आसमान तक ले जाएगी। लेकिन उसके लिए आपका देवता होना जरूरी है, आपको देव तुल्य होना जरूरी है, तभी यह काम करेगा। जमीन से आसमान तक ले जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको देवता होना जरूरी है। घोड़ा मजबूत है तो आप हर कोई देवता बन के जमीन से आसमान तक ट्रेवल कर सकते हैं। यह नेटवर्क मार्केटिंग देगी। और फिनिक्स से हमने ढूंढी थी एक नेटवर्कर की काबिलियत। एक नेटवर्कर के आंसुओं में हीलिंग पावर होनी चाहिए। एक नेटवर्कर का जब आंसू बहे तो वो कमजोरों को ताकत दे, बल्कि खुद को कमजोर ना करे। एक नेटवर्कर की जो क्षमता है उससे 10 गुना बोझ उठा सके, यानी खुद को कामयाब करने के साथ कम से कम 10 लोगों को कामयाब और करे। ऐसी ताकत लेके आए कि अपनी वजन से ज्यादा 10 लोगों का और वजन उठा सके। और जब इसका अंतिम समय आए, कोई कंपनी धोखा दे दे या कभी सपना बिखर जाए, तो ये रोएगा। हम इसे रोने से नहीं रोकते, ये रोए, राख हो जाए। लेकिन नेटवर्कर को चाहिए कि उसका दोबारा जन्म जरूर हो, मरा ना रह जाए। नेटवर्किंग की राख से दोबारा नेटवर्कर का जन्म लेना बहुत जरूरी है। आंसू बहाइए, हम आपके आंसुओं को मना नहीं करते, लेकिन उस आंसुओं में हीलिंग पावर होनी चाहिए, ना कि वीकनेस होनी चाहिए। तो आप ये आंसू जब आपकी राख में मिले, ये आंसू जब जितेंद्र डागर का आंसू जितेंद्र डागर की राख में मिले, तो जितेंद्र डागर का नए सिरे से निर्माण करे, जो उतना मजबूत हो जितना वो पहले था। बुढ़ापे का जितेंद्र डागर मरे तो जवानी का और बचपने का उदा होना चाहिए, निकलना चाहिए। तो ये जो चीज है ये था। तो दिस इज द मेजर रीजन ऑफ यूनिफ एकेडमी, दिस इज द विजन ऑफ यूनिफ एकेडमी। मनदीप सिंह बैन जी पूछ रहे, सर प्रोडक्ट ऑनलाइन ही मिलते रहेंगे या ऑफलाइन भी मिलेंगे आगे जाकर? अगर यस तो कैसे, सर कब तक शुरू होंगे? सर ऑफलाइन मिलना शुरू हो जाएंगे जल्द, लॉकडाउन के बाद। उसके बाद हमने कुछ प्रपोजल्स बनाए हैं मनदीप जी, आई सेंड यू सून एज लॉकडाउन वुड बी ओवर। तो लॉकडाउन में बोलना कुछ भी बड़ा जल्दी और झूठा कमिटमेंट हो सकता है सर। लॉकडाउन के बाद आई विल कॉन्टेक्ट विद यू एंड सप्लाई विद यू एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। सर एमएलएम गाइडलाइन में रिपर्चेज प्लान में सेल्फ रिपर्चेज कंपलसरी है क्या? व्हाट आर राइट आंसर प्लीज टेल सर। एमएलएम गाइडलाइन में मनोज इसका उल्टा है कि परचेज कंपलसरी हो ही नहीं सकती।
जो कंपनीज अभी चला रही हैं वो मिनिस्ट्री के साथ फाइट कर रही हैं। मिनिस्ट्री ने साफ बोला हुआ कि किसी भी परचेज को आप कंपलसरी नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। हिमांशु कनौजिया पूछ रहे सर, नेटवर्क मार्केटिंग ऑफलाइन वर्सेस डिजिटल का क्या फायदा है? सर देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप एक साथ बहुत से लोगों से अपनी बात कह सकते हैं, और एवरेज नंबर पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपको अपनी बात कहने का तरीका आना चाहिए। आप बहुत से लोगों तक बात पहुंचा रहे तो बहुत से लोगों की नजरों में भी हैं। कई लोग डालते हैं बूम बूम बूम, धूम धूम धूम, ऑफर ऑफर ऑफर, सेल सेल सेल। सेल्समैन की भाषा ना बोले। जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएं तो आपको एक पढ़ा लिखा सभ्य आदमी नजर आना जरूरी है। वो व्यक्ति अट्रैक्ट होते हैं पढ़े लिखे अच्छी पर्सनैलिटीज से। जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और वहां से सेल करना चाहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, ये होना बड़ा जरूरी। जो लोग रिलीजियस पर्सनैलिटी रखेंगे या पॉलिटिकल पर्सनैलिटी रखेंगे, द पीपल हुल फेवर एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट या द पीपल हुल फॉर्म सॉर्ट ऑफ फेवर एनी रिलीजन, तो डिजिटल में आपकी इमेज को नुकसान पहुंचने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वाइड व्यू है। सब लोग नहीं करेंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना न्यूट्रल रह सके न्यूट्रल रहे, और बिजनेस की जब भी बात करें तो सोफिस्टिकेटेड करें। कुछ टाइम बाद अगर लोगों को आपका इंफॉर्मेशन और चीजें समझ आई तो उनमें से काफी लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डिजिटल। ऑफलाइन मार्केटिंग का सर रिजल्ट अपना अलग है, रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग आज की तारीख में एक बेहतरीन टूल और लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन ऑफलाइन टूल ताकतवर था, है और रहेगा। इसको हम हटा नहीं सकते। ये इतना ही डिफरेंस है कि आप एक परफ्यूम को ऑनलाइन खरीदें और एक परफ्यूम को आप स्मेल करके देखते हैं, टच करके खरीदते हैं। तो आज भी ऑफलाइन चीजों की कीमत है, रहेगी। डिजिटल नीड बन जाएगी, रिप्लेस करेगी, 100 नहीं कर पाएगी, लेकिन 30-40 भी कर देगी तो बहुत बड़ी बात है। डिजिटल एक ही बार में आपका मैसेज बहुत लोगों तक लेके जा सकता है, ऑफलाइन वही मैसेज धीरे धीरे लेके जाता है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों के अपने अपने हैं। अगर दोनों में से कोई किसी को बेटर रखना चाहे तो बेटर नहीं रख सकता, लेकिन दोनों को अवॉइड भी नहीं किया जाना चाहिए। दोनों ही मजबूती के साथ चलेंगे, दोनों ही अच्छे तरीके से किए जाना चाहिए, दोनों ही हिम्मत से किए जाने चाहिए। तो दोनों का अपना अपना एडवांटेज है और अपनी अपनी कमजोरियां हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे की रिप्लेसमेंट्स नहीं है। डिजिटल कभी ऑफलाइन का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ऑफलाइन कभी डिजिटल का भी रिप्लेसमेंट अब नहीं हो सकता टेक्नोलॉजी के बाद। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। जीतेगा वो जो दोनों पलड़ों में, दोनों तराजू की उनको पकड़ के रखेगा, वो जीतेगा सर। अभिषेक रायकवर पूछ रहे हैं फ्रॉम वेयर यू गोट द आइडिया दैट डिसीजन शुड बी टेकन फ्रॉम हार्ट, माइंड एंड सोल कनेक्शन। ये जो आइडिया था अभिषेक, ये पिछले जिंदगी भर की मेहनत का है। पहले पढ़ाई करी, उसके बाद स्पोर्ट्स किया साथ में, उसके बाद इंजीनियरिंग किया, नेटवर्किंग की, इतने साल देखे। समय आता है जब हर व्यक्ति ने सच्चे दिल से मेहनत की हो, साफ सुथरी ईमानदारी की मेहनत हो, तो एक समय आ जाता है जब आप सेल्फ टॉक करते हैं। आई एम ए पर्सन हु डज अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक। जब मुझे कामयाबी मिलती है तो जश्न नहीं मनाता, तब मैं ये सोचता हूं ये कामयाबी क्यों मिली। जब फेलियर मिलता है तो ये सोचता हूं ये फेलियर क्यों मिला। तो बड़े सालों तक मैं अपने आप से ये सवाल करता रहा कि ये क्या साइकिल है, कभी कामयाबी कभी फेलियर, कभी कभी कामयाबी कभी फेलियर। दिल तो चाहता है कि लगातार कामयाब हो, लेकिन ये क्यों होता है। कई बार गलत कंपनियों का चुनाव हो गया, लेकिन वहां पर भी पैसा खूब कमा गए। वो अपनी मेहनत थी, लेकिन दिल लगा के मेहनत करी, तो पता लगा कि ऐसी कंपनी का चुनाव क्यों हुआ, गलती क्यों हुई, और ऐसी कंपनी में भी सफलता क्यों मिली। जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी को बार बार सवाल जवाबों से छाना, फिल्टर किया, तो धीरे धीरे मुझे समझ आया जहां जहां मैं सफल हुआ
वहां मेरा दिल दिमाग आत्मा तीनों एक थी। जब भी मुझे सफलता मिलती थी तो मेरे दिल दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। लेकिन जब कभी भी मैं असफल हुआ तो उसका एक कारण था, या तो मेरा दिल बोल रहा था या मेरा दिमाग बोल रहा था, लेकिन तीनों चीजें कभी नहीं बोली। लेकिन मैंने देखा कि जब भी मेरी तीनों चीजों से एक साथ आवाज आई, तब मैं जीवन में कभी भी फेल हुआ ही नहीं। जब मैंने ये देखा तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने और सर्च करना चालू किया, तो कहीं पे एक्यूरेट सर्च तो नहीं मिला, लेकिन हाँ टुकड़े टुकड़ों में कहीं ना किसी ने कुछ ना कुछ बात करी हुई थी। मुझे ऐसी कुछ बातें गीता में भी मिली, बाइबल में भी मिला, बाइबल का सार है फेथ कैन मेक माउंटेन मूव। कुरान भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत इन द सेंस पढ़ा, लेकिन जो मैं समझ पाया उसमें मिला। उसके अलावा बहुत सारे राइटर्स के बुक पढ़े, ऑथर्स पढ़े, रोबिन शर्मा जी को सुना, तो जय शेट्टी को सुना, तो मुझे पता लगा कि टुकड़ों टुकड़ों में कहीं ना कहीं ये थॉट ठीक है, ये थ्योरी ठीक है। उसके बाद लगभग पिछले 2 साल से मैंने इस चीज को इंप्लीमेंट किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा दिल दिमाग आत्मा बोलती थी कि मुझे केमिकल फ्री प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देने चाहिए, और ऑर्गेनिक में भी बेस्ट देना चाहिए। लेकिन मार्केट बोलती थी, दिमाग बोलता था कि सब लोग नेटवर्करों को सस्ता बेचते हैं, घटिया बेचते हैं, केमिकल वाली चीजें बेचते हैं। तो दिमाग तो ये बोल रहा था कि जो कंपनियां 2 साल में जल्दी जल्दी बिजनेस तक पहुंच गई, 5 साल में पहुंच गई, उन्होंने तो लोगों को सस्ता और घटिया ही बेचा है। तो दिल दिमाग आत्मा गवाही दे रही थी ऑर्गेनिक की, और दिमाग गवाही दे रहा था सस्ते घटिया की, कि नेटवर्करों में वैसे भी कौन से पढ़े लिखे हैं और किन्होंने ध्यान देना छोड़, टियर 2 टियर 3 का आदमी नेटवर्किंग करता है और पागल लोग होते हैं, कौन प्लान देखता है, मैथमेटिकली इनकेपेबल लोग हैं। लेकिन दिल दिमाग आत्मा एक बात बोलती थी कि मैथमेटिकली इनकेपेबल हैं तो तू कैपेबल बना। अगर इन लोगों को प्रोडक्ट की अकल नहीं है तो तू दे, अगर तेरे पास आ गई है तो शेयर कर। और फिर 2 साल में दारुजनाइन ने छोटी कामयाबी नहीं हासिल करी, एक मुट्ठी भर लोगों से हमने इतना टर्नओवर कर दिया। हम लोगों का आज का टर्नओवर, वेस्टीज का जो पहले 2 साल में टर्नओवर था, हम लगभग उतना टर्नओवर कर रहे हैं। और उतना टर्नओवर करने के लिए जो उनका नंबर ऑफ एसोसिएट था वो हमसे 20 टाइम्स ज्यादा था। हम उनसे 20 गुना कम लोगों के साथ उतना टर्नओवर कर पा रहे हैं जितना कि था, जबकि वो लोगों को सस्ते और वैसे प्रोडक्ट दे रहे थे जिसमें कोई सेंस नहीं थी। लेकिन हमने लोगों को वो प्रोडक्ट दी जो उनके लगभग बजट के बाहर वो मानते थे। हमने ज्यादा पेन लिया, समझा और सफलता हासिल करी। तो 20 गुना कम नेटवर्क से उतनी बड़ी सफलता निकालना इस चीज का सूचक था कि दिल दिमाग आत्मा की जब भी सुनी जाएगी तो चमत्कार होंगे। तो ये सेल्फ टॉक से निकला कॉन्सेप्ट है और इसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं प्रैक्टिकली। रंजीत सिंह ने सवाल पूछा है, सर आपने 11 महीने में 9-10 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया था, हम ऐसा क्या करें कि हमारा भी नेटवर्क कम समय पर ज्यादा बड़ा नेटवर्क बन सके। रंजीत, इस सवाल का जवाब दूंगा पूरे दिल से, सच्चाई के साथ। मैंने एक बार नहीं, यह काम मैंने लगभग 3 बार किया है। मैंने 3 बार यह काम लगभग किया है जब मैंने एक साल में 9-10 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया है, तेजी से बनाया है। शायद मेरे बाद दूसरे किसी का नंबर है तो उसको एक साल में, अपने पहले साल में उस व्यक्ति ने 16,000 लोगों का नेटवर्क बनाया था, विच इज इंडस्ट्रीज हाईएस्ट। बट हाँ, यह बात हकीकत है कि मैंने 2006 से 7, 2007 से 8, 2 बार लगभग एक साल में 9 लाख लोगों का नेटवर्क क्रॉस किया है। उसके 3-4 बेसिक फंडामेंटल हैं। अगर आप यकीन करना चाहें तो मैं पूरे सच और ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा। आप उतनी ईमानदारी के साथ अगर जवाब दें तो और माने तो अद्भुत काम होगा। पहली बात, मैंने अपनी अप्लायंस से कोई सपोर्ट की इच्छा नहीं रखी। मैंने 5 दिन प्लान को सुना, समझा, जो फैक्टर्स चीजें जानना चाहता था वो जानी, और उसके ठीक बाद मैं काम पे लग गया। और मैं यहां पे एक चीज भी मेंशन करना चाहूंगा, जब मैंने पहली बार 9 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया तब मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, बाइक चलानी नहीं आती थी, और मेरे पास थी भी नहीं। मैंने उस कंपनी का पहले महीने का चेक तकरीबन 22,000 रुपए का निकाला था, और वो सारा चेक मैंने बस से ट्रेवल करते हुए निकाला था टोटली। तो पहला महीना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बाद मैंने रिसोर्सेस पुल इन किए,
और चीजें हुई। फिर उसे 1 साल में मैंने BMW 7 सीरीज भी ली। मैंने स्कोडा लोरा से पहले अपना करियर स्टार्ट करा। 5वें महीने मैंने स्कोडा लोरा गाड़ी ले ली थी उस नेटवर्क के अंदर। तो बड़ी सारी चीजें करी, बड़ी सारी चीजें और भी हुई, लेकिन उसमें प्राथमिकता चीज थी कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं था अपने प्लान और मीटिंग लेने के लिए। जब सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखते थे और वो टीमें बनाना चाह रहे थे उस कंपनी में मीटिंग्स में, तो मैं क्या करता था, मैंने 5वें 6ठे दिन से अपना पहला प्लान देना चालू किया। ठक 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 प्लान देता चला गया, प्लान देता चला गया और मीटिंग्स करता गया, मीटिंग्स करता गया। जिस स्टेशन पे भीड़ हुई वहां सेमिनार करने चालू कर दिए, वीकली सेमिनार्स किए। ये बेसिक मैंने पहले ही चीज अपनाई। मैं सेमिनार कर सकता था क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट आदमी था। सेल्फ डिपेंडेंट था तो मुझे कोई नहीं रोक सकता था, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। दूसरों को मेरी पड़ रही थी, लेकिन मैं अपने आप में काम कर पा रहा था। यह पहली बुनियाद है जो मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन आज इसकी ताकत समझो। अगर मैं किसी अपलाइन पे डिपेंडेंट रहता तो मुझे उससे टाइम लेना पड़ता और उसके थ्रू करना पड़ता। मैंने चीजें सीख ली। सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था तब भी मेरे साथ, लेकिन जितने ज्वाइन करे मैंने उससे 9 लाख लोगों का नेटवर्क निकाल लिया। दूसरी चीज, पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं घुसता था। मैं कंपनी को एक बात बोलता था कि प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचा देना, और कंपनी बोलती थी 4 दिन में पहुंचेगा, तो मैं नेटवर्क तैयार करता था हमेशा 7 दिन के हिसाब से कि भाई 7 दिन में पहुंचेगा। लोग बोलते सर जल्दी नहीं मिल सकता, तो मैं बोलता था एक काम करो, इतना ही जल्दी चाहिए ना तो एडवांस मांगा के रख लो। ये फालतू की डिमांड मत करो। काम करने आए हो, तुम राजा नहीं हो। तुम्हारी डिमांड ऐसी है जैसे राजाओं की डिमांड होती है, और जिंदगी तुम्हारी ऐसी है जैसे 2 कौड़ी की है। तो पहले एक चीज को रियलाइज करो, बिजनेस बिजनेस की तरह चलेगा। तो मैंने अपनी टीम को कभी कमजोर नहीं किया, उन्हें रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं दिया, बल्कि वो जो उल्टी सीधी एक्सपेक्टेशन लगा के रखते थे, मैं उनकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग सबसे पहले ठीक करता था। लोग बोलते थे कि सर आपको पता तो जो दिखता है वो बिकता है, तो मैं बोलता था फिर दिखा, फिर लगा लाख रुपए और रख सामान। जिस किसी से मीटिंग करने जाए तो एडवांस सामान लेके जा। तू चाहता है कि जो दिखे वो बिके, और चाहता है कि पैसे दूसरे लगा दे। अपना पहले जो ब्योत है तेरा 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का, पहले वो सामान खरीद, फिर दोबारा ज्ञान दियो। तो मेरी टीम को एक बात पता लग गई थी कि इनको नेगेटिविटी पास करने से कुछ नहीं होगा। इस आदमी के साथ पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करी जा सकती है, पॉलिटिक्स को एंटरटेन ही नहीं करता। मैंने सीधा जवाब दे दिया, कंपनी 1 या 2 दिन में सामान निकाल देगी। वो 5 दिन में पहुंचे, 7 दिन में पहुंचे, कोरियर की दिक्कत। अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है तो पैसा लगाओ। अगर ज्यादा बेटर सर्विसेज चाहिए तो पैसे से आएंगी, ज्ञान बांटने से नहीं आएंगी, सजेशन देने से नहीं आएंगी। तो धीरे धीरे वो लोग जो दूसरे लोगों की बात नहीं समझते थे, वो दूसरी अप्लायंस का टाइम खराब कर देते थे पॉलिटिक्स कर करके। मेरा टाइम जरा सा भी खराब नहीं हो रहा था, मेरी टीम का भी टाइम खराब नहीं हो रहा था। मैंने अपनी टीम का, दोनों का टाइम बचा लिया। क्यों? क्योंकि मेरी टीम भी मजबूत हो गई थी। उन्हें समझ आ गया कि 5-7 दिन में दे रहे हैं, ठीक है यार, अब कोरियर कंपनी सर पे बैठ के काम धंधा थोड़ी ना बंद करेंगे। और ये बात भी सही है कि अगर मुझे काम करना है, एडवांस प्रोडक्ट देने हैं, तो फिर मैं अपना पैसा लगाऊं। जिसको पैसा लगाएगा उसको एडवांस सामान मिल जाएगा, एडवांस किट मिल जाएगी, बेचते रहो। जो एडवांस नहीं लगा सकता तो उसको यह समझ आना चाहिए, जब तू नहीं लगा सकता तो दूसरा कोई तेरे ब्याह क्यों लगाए भाई। तो उन लोगों की एक्सपेक्टेशन सेटिंग बड़ी प्रैक्टिकल हो गई थी, तो हम लोगों ने टाइम सेव किया। तो हम लोगों का सारा फोकस बिजनेस की क्रिएशन पे था और मजबूत टीम जुड़ती गई। हम लोगों के यहां कमजोर आदमी आया ही नहीं, सब आते थे मजबूत। हर आदमी का जो जवाब देने का तरीका था अपनी टीम को बड़ा स्पष्ट था, झूठ नहीं बोलते थे। स्पष्ट जवाब है भाई, कोरियर निकल चुका, अब कोरियर पे किसी का जोर नहीं है। अब बंदा बोलता था कोरियर कब पहुंचेगा, कब नहीं, जब होगा पहुंच जाएगा। अब रास्ते में तेरा कोई चोरी तो करने से रहा। अब तू 5 दिन खराब करना चाहता तो कर ले, हमारे को फोन मत करियो। अगर तू वो आदमी है जो टाइम खराब करता है तो हमारे को फोन मत करियो। ये हमने दिमाग में घुसा दिया था। दूसरी चीज, जिसने जो आईडी उठाई वहां लग गई। हमारे पास टाइम ही नहीं, हम क्रॉस की आईडी तोड़े, इसकी तोड़े, वेट एंड वॉच नहीं करते थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लोगों ने पूछा कंपनी भाग गई तो, मैंने कहा कंपनी भाग गई तो हम दूसरी कंपनी में दोबारा से मेहनत करेंगे, टेंशन का ले रहा भाई। तो कई लोगों ने पूछा कि मान लो पे आउट नहीं आया तो, मैंने कहा ठीक है 10 आ जाएंगे, 11वां नहीं आएगा, तू 10 लेने पे फोकस करना, नहीं आएगा तो देखी जाएगी। कौन सी मौत आ रही है, मेहनत ही तो जाएगी, मेहनत कहीं तो करनी है। तो इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? अगर 1 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी, 2 महीने की हो जाएगी, तू अपनी मेहनत आज जुड़ के सोच रहा मैं कब से मेहनत कर रहा हूं, मैं अपनी नहीं सोच रहा, तू काहे को सोच रहा भाई। और होगी तो दोनों की मेहनत खराब होगी, हो जाएगी तो हो जाएगी, दोबारा पॉजिटिव लग के लगेंगे। वैसे भी जिंदगी में हमारे काम क्या है, काम ही तो करना है।
भाई साहब अगर अगर मेहनत खराब हो गई या कंपनी भाग गई है सोच के आज भी काम नहीं करा, तो भी भाई साहब जिंदगी में कौन से बड़े आदमी बन जाओगे ये बताओ। बड़ा आदमी तो तभी बन सकते हो जब ये डर हटा दो। इस डर के साथ तो बड़े आदमी बन नहीं जाओगे। तो लोगों ने समझी ये बात। लोग क्या कहते थे, अरे नहीं कंपनी नहीं भागेगी, कंपनी 20 साल पुराना है, कंपनी के पास पैसा है, लोग कहते थे। फिर भी भाग गई तो 20 साल पुरानी कंपनी नहीं भागती देखी, पैसा नहीं आया तो मेरे साथ बहुत बार हुआ। अरे कौन तेरे पास्ट में जाके भाई तेरे रोने सुनेगा, किसके पास इतना टाइम है। अगर इतने रोने सुनने का समय होता तो नेटवर्किंग क्यों करता, मैं गर्लफ्रेंड ना बना रहा होता, तो सारे दिन फोन पे रोने सुनता रहता और करता रहता, मैं भी खुश वो भी खुश। लेकिन नेटवर्किंग और बिजनेस करना है तो रोने नहीं सुनने होते। उसे बोल दो कि तेरी जिंदगी में रोने हैं तो रोने रख, जब तू रो रो के थक चुका हो और कुछ करने का मूड हो तो मुझे बताइयो। क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेगा और कंपनी मान ले आज पता लग गया भाग जाएगी और तूने आज मेहनत नहीं करी, तो महेंद्र सिंह धोनी या शाहरुख खान तो तू जाके लग नहीं जाएगा। तो मैंने लोगों से वो बात करता था जो प्रैक्टिकल है। लोग अपना डर एक्सप्रेस करते थे कि ये डर करके मुझे सहलाएगा, और हम सीधी बात करते थे, हमारी पूरी टीम बात करती थी, बात सुन, करना है तो कर, मरना है तो मर। ये विधवा औरतों की तरह अगर घुटनों में सर डाल के रोना है छोटे छोटे चैलेंज से, तो पहले ना तू घुटने डाल के रो ले और पूरी जिंदगी ना किसी की बेवाही बना रहे। हमारे लोगों के साथ काम करना है ना तो थोड़ा मजबूत हो के आना पड़ेगा। हम लोग बड़ी इनकम करवा सकते हैं लेकिन हमारे साथ रिस्क है। रिस्क ये है कि 2-4 बार मेहनत डूब सकती है। रिस्क ये है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कंपनी भाग सकती है। तो अगर तेरे को ऐसा रिस्क लेना है तो आजा, पर हमारी कंपनी की नीयत खराब नहीं है, हमारी नीयत खराब नहीं है, हम तेरे को लूटेंगे नहीं। ये बात है सिंपल। तेरी समझ आती है तो समझ ले, नहीं समझ आती है तो ज्ञान मत बांट। तो हमारी टीम का जो पॉलिटिक्स का टाइम खराब होता है, 99% टीमों का टाइम। कई लोग पूछते हैं हम तेजी से कैसे ग्रो करें। तेजी से कैसे ग्रो कर रहे हैं, सबसे पहले पॉलिटिक्स काटो, सिद्धांतों का सम्मान करो। एक टाइम था उस कंपनी के अंदर कि मेरा 9 लाख लोगों का जो नेटवर्क था, उसमें जिस व्यक्ति को मैंने पहले जोड़ा था वो जो है ज्यादा मेरे से इनकम कर रहा था और मैं उसकी पूरी सपोर्ट करता था। उस व्यक्ति ने कहा कि आपको मेरे से जलन नहीं होती। मैंने कहा समय समय का फेर है, मेरी इनकम तेरे से ज्यादा जाएगी, लेकिन तू डेवलप हो रहा तो मेरी कुछ तो डेवलप हो ही रही है, मैं आगे कर लूंगा, तेरे से मेरे को इनकम तो आ ही रहा है। तो ये नहीं देखता था मैं कहां लग रहा है कहां नहीं। राजनीति नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता था राजनीति से ज्यादा बड़ा नुकसान बिजनेस में मेरा प्लेसमेंट नहीं कर सकती। पॉलिटिक्स इज मोर डेंजरस इन बिजनेस देन प्लेसमेंट्स। आपको किसी व्यक्ति की प्लेसमेंट नहीं मिली, इससे ज्यादा डेंजरस है कि आपको पॉलिटिक्स मिल गई। तो हमारी टीमों में पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं था। हमारे यहां पे पंचायतें नहीं होती थी, हमारा पंचायतों का टाइम खत्म हो चुका था। हमारे यहां लोग अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं होते थे। हम लोगों की जिंदगी बड़ी छोटी सी रह गई थी। हम क्या करते थे, हम लोगों ने चंडीगढ़ काम चालू किया। तो मैं चंडीगढ़ जा रहा था, मैंने पूछा किस किस के कॉन्टेक्ट है चंडीगढ़, मेरा आइडेंटिफिकेशन करो और मैं जाके काम कर रहा हूं, मिलवाओ, और अगर हो सकता तो एक एक दिन के लिए आओ, अपने लोगों को मिलवाओ और निकलो वहां से। हम क्या करते थे, किसी स्टेशन पे जाओ और वहां पे 25 से 30 एसोसिएट बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। 25-30 डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट लेके चलते थे, कॉन्टेक्ट जुटाते थे। जब हम देखते थे कि हमारी वहां 100 मीटिंग हो सकती थी तो हम स्टेशन पे जाते थे। 100 मीटिंग होती थी तो 25-30 कन्वर्जन कंफर्म था। 25-30 कन्वर्जन मारे, 25-30 को लास्ट दिन बुलाते थे, मीटिंग करते थे, आ जाओ भाई सारे के सारे। तो बोलते थे कि अब यहां पे कंपनी को कैसे ग्रो कर रहा है ना बताओ। तो वहां पर बंदों को हम टास्क देते थे कि अगले हफ्ते तक होम मीटिंग्स करो, अपना प्लान दो, और प्लान करके यहां पे हम 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग रखेंगे अगले हफ्ते, एंड अप्लायंस विल कम। 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेमिनार नहीं, 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग। उनको तुम जाओ और पेपर प्लान के थ्रू जोड़ो। 30 आदमियों के हिस्से में आती थी हफ्ते में 3 ज्वाइनिंग। वो अपने हॉट कॉन्टैक्ट से भी 3 ज्वाइनिंग मार देते थे। तो वो लोग क्या करते थे, खट 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 ज्वाइन मारी। तो हम पहले गए, 4 दिन डट के मेहनत करी, 100 लोगों से मिले, फट 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 प्लान दिया, कोई अप्लाइन नहीं, कोई डर नहीं, कोई धमक नहीं। पता 100 में से 30 है, ये जुड़ा जुड़ा नहीं जुड़ा नहीं जुड़ा, 100 में से 70 तो बाहर फेंकने ही है, 30 जोड़ने हैं। जो बैठ के ज्ञान दे रहा था उसे बोल देते सर नेक्स्ट मीटिंग आप चले जाओ, आप सोच के बता देना, कोई बात नहीं बाद में बात करेंगे, चलो चलो चलो।
इस तरीके से हमने अपने टाइम खराब नहीं करने चालू किए। क्लोजिंग करते थे मौके पे, बंदे बोलते थे समझ आई बात, तो इंतजार किसका, फटाफट 3 आईडी लगाऊं, क्योंकि 2-4 आईडीज और आ गई हैं जो मैं बता रहा था बाइनरी का कॉन्सेप्ट, 2-4 और आईडी आ गई तेरे को मिल जाएगा, लेकिन फटाफट इंतजाम करके लेके आ। क्लोजिंग करने में नहीं झिझकते थे हम, क्लोजर्स अच्छे थे, पेमेंट खटाक से मांगते थे कि ये पकड़ प्रोडक्ट, ये दे पैसा, फटाफट कर, टाइम नहीं खराब करना। और आदमी को बेसिक्स पे पकड़ते थे कि क्या सोच रहा है, जिससे थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन बना उसे सीधा जाओ, क्या सोच रहा है, घर के प्रोडक्ट में मौत आ जाएगी, अबे इतने में इतना सामान मिल गया, क्या रिस्क क्या ले रहा है, आगे बिजनेस तो देख करना ही है, तेरे बाप दादा ने पैसा तो छोड़ नहीं रखा, करोड़ों रुपए तो है नहीं, तो बिजनेस करने के लिए इतना सोचेगा ना तो पूरी जिंदगी बुढ़ापे में जाके बिजनेस कर पाएगा। तो हमने इस तरीके से भी मेंटल उनको करना स्टार्ट किया कि हम एक आदमी को बोले कि 5,000 रुपए के मसाले खरीदने में मौत आ रही है क्या, 1.5 साल में घर नहीं लग जाएंगे, ज्यादा दिक्कत है, एक काम कर, कल आके पेमेंट करियो, आज मेरा पैकेट लेके जा, घर जाके मिर्च मसाले चेक कर, ये खा के देख कि मौत वोत तो नहीं हो रही है, कोई अजूबा नहीं लगेगा, लेकिन मसाले बढ़िया है, चीज लिखी है तो कर जा। इस तरीके का प्रोडक्ट कुछ और था, मैं एग्जाम्पल दारुजनाइन के दे रहा हूं क्योंकि आज आपको उन प्रोडक्ट के एग्जाम्पल तो काम नहीं आएंगे, यहां के काम आएंगे। तो इस तरीके से हम उन लोगों की काउंसलिंग करते थे। अब एक हफ्ते में जब 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग हम वहां पे करते थे तो 30 बंदे 3-3 करते थे यूजुअली, तो हमारा जो क्राउड आता था वो आता था 60 से 70 लोगों का, 100 नहीं होते थे, 60 से 70 लोग नए और 30 हमारे पुराने, टोटल 100 हमारा हो जाता था। अब इस 20-30 में कम से कम हमारे पास 30 लोगों में 15 आदमी ऐसे होते थे कि जो लोग इस तरीके से चलते थे कि वो वेट एंड वॉच करते थे कि कोई काम करेगा या नहीं करेगा। कुछ लोग 5 जोड़ देते थे, कुछ 10 जोड़ देते थे, फिर हम उन लोगों का करते थे, तो बाकी लोग समझ जाते थे कि बड़ी गलती कर दी भाई, कंपनी तो खड़ी हो गई, कंपनी ने तो 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स तो यहां पे बना ही लिए। हम फिर उस मीटिंग में करते थे कि अगले हफ्ते फिर 3-3 लोगों का टारगेट है, अगले हफ्ते हम यहां पे 300 लोगों की मीटिंग करने वाले हैं, 300 लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाएंगे। तो फिर लोग कहते थे ठीक है सर। तो कुछ लोग जाते थे और वहां पर जाते ही 300 लोगों का हम लोगों का मीटिंग होना स्टार्ट हो जाता था। आप सवाल कम पुट करिए, मेरे को ये पता नहीं क्यों वापसी नहीं जा रहा है, क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो वो लोग ये क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट कर देते थे, तो हमारी 100 की 300 की मीटिंग, फिर 900 की, ऐसी मीटिंग बड़ी फास्ट होती थी। और पहली दूसरी मीटिंग तक मैं चला गया तो चला गया, तीसरी मीटिंग तक हम वहीं का बंदा खड़ा कर लेते थे जो सबसे ज्यादा काम करने वाला इच्छुक होता था, उसका हम काम खड़ा। कुछ लोगों के सवाल मिस हो गए हैं, तो जिनके सवाल नहीं है मैं पीछे जाके देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि लोगों ने बड़े सारे पुट कर दिए हैं, तो वो सब हटाए जा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं इनके थ्रू हमारा नेटवर्क 9 लाख डेवलप हो गया था। पहली चीज जीरो पॉलिटिक्स, दूसरी बात क्लोजिंग का कोई डर नहीं, तीसरी बात टारगेट बेस्ड काम होता था, चौथी बात लोकल लीडरशिप डेवलप करी जाती थी, पांचवी बात अपनी विजन पे दिन रात काम किया। मतलब उस टाइम टीम मेरे को 1 साल में कभी ये नहीं देखती थी कि वो अकेले काम कर रहे हैं, मैं कभी कंफर्ट जोन में हूं पैसा कमा के। वो देखते थे कि स्कोडा आई है, तो पहले साल स्कोडा 45,000 किलोमीटर चल गई थी मेरी, मतलब इधर से उधर उधर से इधर। ये सोच लिया था कि जब तक महीने की 50 लाख रुपए की इनकम नहीं आने लग जाएगी तब तक बैठेंगे नहीं। तो तब तक लगातार भागते रहे, टीम को स्पिरिट मिलती थी, लगातार कॉल्स, सारा दिन फोकस करके बिजनेस पे फोकस किया, इधर से उधर कॉल, गाड़ी में है तो कॉल चल रही है, जाके मीटिंग करा, फिर कॉल। एक दिन में पंजाब के इस पूरे बेल्ट में मेरा नेटवर्क था, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। तो ऐसा होता था कि एक मीटिंग थी सोनीपत, अगली मीटिंग करी पानीपत, उससे अगली मीटिंग करी करनाल, गाड़ी निकल गई रात को से कुरुक्षेत्र, सुबह एक मीटिंग, उसके बाद राजपुरा, फिर हम लोगों ने करी मंडी गोविंदगढ़, फिर खन्ना। इस तरीके से हम पूरा रूट पे चले जाते थे। तो बहुत अथक मेहनत थी, इसलिए वो नेटवर्क बन पाया था। जयंता का सवाल है, बीच के सब सवाल मिस हो गए, ये मुझे मोबाइल वापसी नहीं जाने दे रहा, तो दोबारा डाल दीजिए। सर एब्डोमिनल सिस्ट के लिए क्या प्रोडक्ट दूं? ओमेगा ले रहा था बट अभी नहीं ले रहा हूं, जो बस ओमेगा है वो ले सकते हैं कि नहीं? जयंता प्रोडक्ट पे सवाल हम कल करेंगे, बिजनेस पे करेंगे, कल आप ये सवाल डालिएगा, कल प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं सवाल का जवाब दोबारा दूंगा।
दीपक गुप्ता जी पूछ रहे हैं, मुझे तो लगा दा अपने नाम डागर से लिया है। हाँ, डागर से भी लिया होना चाहिए था, पर डागर रिजुनाइन बहुत बुरा लगता, कि डागर के पुनर्निर्माण की क्रिया बहुत बुरी लगती, तो इसलिए मैंने अपने सरनेम से नहीं लिया सर। और लेता तो फिर पूरा ही लेता, छोड़ता क्यों। मोहम्मद इरफान पूछ रहे हैं, सर अपने प्रोडक्ट का बीवी 50% तक होना चाहिए सर, क्यों होना चाहिए, इसका एक लॉजिक दे दो इरफान जी। क्योंकि होना तो 80% भी चाहिए, 100 भी, 500 भी, लेकिन क्यों होना चाहिए, इसका जो अनुरूप है लेवल्स की डेप्थ के साथ, उसके साथ अगर आपको क्या लगता है कि हमारी टीम में हम कमा लें और 5 या 7 या 10 लोग ही कमा पाए, तो फिर उस रेशियो को हमने करना पड़ेगा। जब मैंने बीवी का प्लान दिया था तब इसका परसेंटेज किया था सर, तो 50% क्यों होना चाहिए उसका लॉजिक है। 43-44% पे भी नहीं हो रहा, और 113% पे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा सर। सर मार्केट में एमएलएम की जो नेगेटिविटी है उससे फाइट करने का बेस्ट वे क्या है। अजय जी, एमएलएम की कोई नेगेटिविटी है ही नहीं सर मार्केट में। देर इज नो नेगेटिविटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वो जो नेगेटिविटी है वो हमारे दिमाग में है। अगर नेगेटिविटी मार्केट में होती तो मार्केट में एमएलएम 12-13 हजार करोड़ का बिजनेस ना कर रही होती सर। आई थिंक पिक्चर चली गई है, दिस इज आउट, देर इज सम प्रॉब्लम। चलिए, वॉइस अगर आप लोगों को आ रही है तो उतना भी बहुत है सर। मार्केट में एमएलएम की जो नेगेटिविटी है उससे फाइट करने का बेस्ट वे क्या सर। अब अपने दिमाग से नेगेटिविटी को हटा दीजिए। देयर इज नो नेगेटिविटी इन मार्केट। मार्केट में कुछ कड़वे अनुभव हैं, नेगेटिविटी नहीं है। लोगों को लगता है कि एमएलएम की नेगेटिविटी क्या है, और अगर किसी के दिमाग में कड़वे अनुभव हैं तो उनसे पर्टिकुलर अनुभव पे बात करिए, एक एक उनके एक्सपीरियंस पे बात करिए। जब उनके एक्सपीरियंस पे बात होगी तो सारी चीजें अपने आप खुल के आ जाएंगी सर। तो उन लोगों के ऊपर जब बात होगी तो अपने आप चीजें चल पड़ेंगी सर। तो अनुभव पे बात करिए, उनका क्या कड़वा अनुभव है, किस वजह से अनुभव है, उस पर आप बात कर लीजिए तो चीजें हो जाएंगी। मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है, सच कुछ भी नेगेटिव नहीं है मार्केट के अंदर। हम लोग जब बात करते हैं वो कुछ लोगों से नेगेटिव है, कुछ पुरानी कंपनियों से नेगेटिव है, लेकिन एमएलएम से नेगेटिव नहीं है। एमएलएम के लिए उन लोगों को किसी ने ठीक बताया नहीं। हमारे दिमाग में ज्यादा नेगेटिविटी है। जो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, दूसरे नेगेटिव लोगों से बात कर करके, नेगेटिव सुन सुन के हमारे दिमाग में आ गया कि हाँ इस इंडिया में कहीं नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी होती तो हर साल इंडस्ट्री बढ़ नहीं रही होती। जब मार्केट में नेगेटिविटी होती है ना सर, तो लॉजिकली घटता है बिजनेस, लेकिन एमएलएम का बिजनेस हर साल बढ़ रहा है। इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिविटी हर साल बढ़ रही है। नेगेटिविटी अब तक होती ना सर तो घट गया होता। तो जो लोग अपने हाथी जैसे दिमाग को इस खूंटे से बांध के बैठ गए हैं, उन्हें इस जंजीर को तोड़ने की जरूरत है। उनके दिमाग में जबरदस्ती ठोका गया है कि मार्केट में नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी कहीं नहीं है। मार्केट में नेगेटिविटी हर साल बढ़ता बिजनेस एक ही चीज बता रहा है, मार्केट इज गेटिंग पॉजिटिव डे बाय डे। हर साल सर आप खुद सोचिए, बिजनेस बढ़ रहा है। मार्केट में नेगेटिविटी होती तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस ना लेकर आती। मार्केट में नेगेटिविटी होती तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का इतना बड़ा बिजनेस ना होता। मार्केट में नेगेटिविटी होती तो आज इतने बड़े बड़े ग्रुप ना खड़े हो गए होते। मार्केट में नेगेटिविटी होती तो एक कंफर्म चीज है सर कि टर्नओवर बढ़ नहीं रहा होता। बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है, लेकिन ग्रोइंग टर्नओवर है। 16% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है हम लोगों का। तो उसका एक ही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग की पॉजिटिविटी आ रही है। कुछ लोग मार्केट में इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि मार्केट की पॉजिटिविटी आ रही है, एमएलएम की पॉजिटिविटी आ रही है। ऐसा ना हो कि मैं 2025 तक भी खाली हाथ रह जाऊं। और कुछ लोग अपने घरों में इसलिए दुबके बैठे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि नेगेटिविटी, ये पता नहीं कब की नेगेटिविटी अपने दिमाग में जगह दे दी है और बैठे हुए हैं। तो मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है सर नेटवर्क मार्केटिंग की। सर मेरे साथ कुछ ऐसे लीडर खाकर हैं जो काफी लॉस खाकर आए हैं
उनको पैसों की काफी प्रॉब्लम है, तो ऐसा क्या करें कि दारुजनाइन में तेजी से काम कर सकें? जॉब करें रंजीत जी। पैसे की प्रॉब्लम का इलाज पैसा होता है, रिटेल कर लें या जॉब करें। अगर करियर सस्टेन करना है तो सच्चाई यही है कि पैसा तो चाहिए होगा घर चलाने लायक। अगर वो पैसा नहीं है तो उसका कोई जुगाड़ नहीं बनना, रास्ता चाहिए। रास्ते और जुगाड़ों में फर्क होता है, या तो जॉब करें या रिटेल करें, या तो रिटेल इनकम कर लें और दिन रात करें। दिन रात एक महीने में इतना काम करते कि 20-30 हजार की रिटेल कमाने लग जाएं, और उन्हें लगता है कि वो नहीं हो पाएगा तो कहीं पर भी जॉब करें और बाकी बचे हुए टाइम में दुगनी तिगनी मेहनत और ईमानदारी से नेटवर्क करें। दिस इज द ओनली वायबल सॉल्यूशन है। इसके अलावा सब सॉल्यूशन मनगढ़ंत है। हरगोविंद वर्मा जी पूछ रहे हैं इसमें कैसे ग्रो होंगे। मैंने मेरे ख्याल से सर काफी जवाब दे दिए हैं। आपका अगर कुछ और सवाल है तो थोड़ा स्पेसिफिकली पूछे सर प्लीज। मोहम्मद इरफान जी पूछ रहे सर अपने प्लान की कैटलॉग होनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट भी हो। इरफान जी हमारे पास कैटलॉग है, प्रोडक्ट की भी और प्लान का भी और डिजिटल भी है। दोनों एक साथ ना भी हो सर, दोनों अलग अलग फाइल हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप स्पाइरल बाइंडिंग फाइल की, प्रेजेंटेशन फाइल की बात कर रहे हैं तो हम आपको फाइल दे देंगे, आप प्रिंट करवा सकते हैं। मनदीप जी पूछ रहे हैं सर हम जैसे लोगों ने आज तक जनरेशन प्लान पर काम करा है, 2 लाख पर काम नहीं करा। कभी हमारे दिमाग में यही डाला गया था कि 2 लाख प्लान लीगल नहीं है, इसे दिमाग से कैसे निकाले कि ऐसा नहीं है। सर मनदीप जी गाइडलाइंस पढ़िए। मैं गाइडलाइंस की अगर आपको कॉपी चाहिए होगी तो व्हाट्सएप कर दूंगा। गाइडलाइंस पढ़िए। बिजनेस की कुछ चंद बातें हैं कि टर्नओवर पे पैसा बढ़ना चाहिए। 2 लाख का प्लान मैं भी ये बोलूंगा कि लीगल तो है लेकिन लॉन्ग लाइफ नहीं है, ग्रोइंग नहीं है, लेकिन इलीगल नहीं है सर। इलीगल इज समथिंग विच डिस्टर्ब्स गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड लिमिटेशन इज समथिंग। 2 लाख के प्लान से अगर कुछ बेटर हो सकता है तो जरूर निकालना चाहिए सर। जैसे कुछ लोगों को, चंद लोगों को शुरुआत में सपोर्ट मिल जाती है, जल्दी टीम ग्रो कराने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास 2-4 ज्वाइनिंग है, 3 टीम में लगा दूंगा, तो आपका फॉलोअप थोड़ा मजबूत हो जाता है, थोड़े एटीट्यूड में हो जाता है। तो अगर ये एडवांटेज लेनी है तो ले सकते हैं। असलियत में तो बिजनेस जनरेशन प्लान का और मल्टी विड्थ का ही है, लेकिन बाद में जहां प्योर 2 लाख का प्लान रहेगा वहां स्टेबिलिटी का इश्यू आएगा। लेकिन यस, जहां पर मनदीप जी हाइब्रिड प्लान है कि भैया आज इसका है और कल तक वहां तक पहुंचने का रास्ता है, और जहां पे कंपनी जेन्युइनली बता देगी कि 2 लाख का प्लान आपको आज टाइम की पेस को पकड़ने के लिए साथ दिया जा रहा है, वो कंपनी जरूर ग्रो करेंगी। तो 2 लाख के प्लान के अपने बहुत बेनिफिट्स हैं सर। ज्वाइनिंग टीम आप रातों रात डेवलप कर सकते हैं अगर इसका फायदा उठाया जाए, सही दिशा में, सही तरीके से, साफ नीयत से प्रमोट किया जाए। तो 2 लाख का प्लान और बाद में उन लोगों को अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन करवाया जाए और लगातार अपने सिस्टम में डाल लिया जाए, तो ये कॉम्बिनेशन नायाब हो सकता है सर। हर चीज के अपने फायदे, अपनी कमियां होती हैं, लेकिन 2 लाख का प्लान बहुत से लोगों को कई चीजों के लिए मोटिवेट कर सकता है, बाद में आपका सिस्टम उनको बदल ले तो एक अच्छी खासी सपोर्ट हो जाती है। और गाइडलाइंस के हिसाब से लीगल है सर। अगर दिमाग से यही निकालना है कि लीगल है, लीगल है, तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस पढ़ लीजिए सर। WFDA से गाइडलाइंस पढ़ लीजिए जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में कराया है। यूएस की गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, नेपाल का लॉ पढ़ लीजिए। तो 2 लाख का प्लान अगर परसेंटेज पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो लीगल प्लान है सर। मानसा अजय, आपने किस MLM कंपनी में काम किया था? मैम मेरा करियर में 5-7 कंपनीज थी, लेकिन फिर वही बात, हम पुराने किस टाइम पे आ जाते और किन कंपनीज में, तो उन कंपनीज का नाम लेना आज उचित नहीं है क्योंकि राइट इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आज बहुत सी कंपनीज नहीं है, उनमें से बहुत सी क्या सारी नहीं है, वरना हम उन्हीं में होते। लेकिन किसके साथ किसकी क्या नेगेटिविटी जुड़ी है, मैम नेगेटिव चीजों को डिस्कस नहीं करते। अनुराग गेरा का सवाल है, हाउ टू डू सेल्फलेस वर्क एंड बी ए पार्ट ऑफ समथिंग बिगर पर्पज एंड हाउ ट्रांसफॉर्म नॉर्मल डिजायर इनटू बर्निंग डिजायर।
ये एक ही सवाल है, 4-5 सवाल है अनुराग। अनुराग का सवाल भी कल के लिए पोस्टपोन किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा जवाब मांग रहा है आज मेरे से। अगर और कोई सवाल नहीं हुआ तो अनुराग के सवाल का जवाब होगा, अदरवाइज किसी से। लोकेश कुमार ने बड़े ही काम का सवाल किया, यदि हम कभी किसी दूसरे नेटवर्कर से मिलते हैं तो हम अपनी बात किस प्रकार रखें या उससे किस तरीके से मिले। यह सवाल बड़े काम का है। पहली बात तो यह है कि यदि तो लगाओ ही मत। सबसे पहले तो हम सारे दूसरे नेटवर्करों से ही मिलते हैं, मतलब छूटते ही हमें कुछ और याद नहीं आता, सिर्फ दूसरे नेटवर्कर याद आते, तो यदि मत लगाइए। यह तो ऐसा बन चुका जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत हो, लिस्ट नहीं बनती, दूसरे नेटवर्कर मिलते हैं। और सबसे बड़ी बुराई दिमाग की एक सोच कि नेटवर्कर से कैसे मिले, हम अपनी बात किस प्रकार रखें। नेटवर्कर के ऊपर डिपेंड करता है सर, वो किस तरीके से कुर्सी पे बैठता है, उस तरीके से आप बात रखेंगे। मान लीजिए कि नेटवर्कर ऐसा है जैसे आपके प्रोस्पेक्ट है, वो क्या करते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं तो पैर नीचे की तरफ रहते हैं, सर ऊपर की तरफ रहता है, हाथ सामने की तरफ रहते हैं। अगर आपका नेटवर्कर सर पैर ऊपर कर ले, सर नीचे रख कर ले, ऐसी सूरत में आप उसे प्रोडक्ट बताइएगा, प्लान मत बताइएगा। अगर नेटवर्कर हाथों को पीछे बांध ले और टांगों को टेबल पे रख ले, इसका मतलब है कि आप उसको प्लान में खूब बड़ी बड़ी बातें करिएगा, दावे करिएगा। अगर नेटवर्कर गर्मी में बंदर टोपी लगा के और जैकेट पहन के आ जाए तो ऐसे किसी व्यक्ति को भाई साहब कह के चापलूसी करना स्टार्ट कर दीजिएगा और इसे बोलिएगा मुझे कुछ सजेशन दो। अगर नेटवर्कर सूट के नीचे निक्कर पहन के आ जाए या अंडरवियर में आ जाए तो उस नेटवर्कर को प्रेम पूर्वक खाना खिलाइएगा अपने पैसों का और उसके सुपरविजन का करिएगा। और अगर ऐसा कुछ ना हो तो जैसे सब लोगों को प्लान दिखाते हैं कि आपकी कंपनी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, क्या चीजें हैं, रख दीजिएगा। जैसे बाकी लोग आपको हाँ या ना करते हैं, ऐसे ही उसको भी हाँ ना करने की परमिशन दीजिए। वो ज्यादा दिमाग खा रहा हो तो उठ के आ जाइए, भक्ति दिखा रहा हो तो आप तोड़ नहीं सकते। और अगर समझदार होगा और आपके पास अच्छा ऑप्शन है तो जुड़ ही जाएगा। बाकी ऐसा कोई और खास तरीका नहीं होता कि नेटवर्कर और वेट एंड वॉच लिस्ट बन जाएगी आपकी। आप बोलिए कि मेरे को आधा घंटा पौना घंटा सुन ले, कुछ समझ आए तो ठीक है, नहीं कुछ समझ आए तो ठीक है। बस अपनी बात जैसे सबके सामने रखते हैं, जो दोहराते हैं वो दोहराइए, उसके अंदर समझ होगी तो आ जाएगा, नहीं समझ होगी तो क्या कर लेंगे आप किसी का जबरदस्ती डिसीजन तो मोड़ नहीं सकते। या फिर नेटवर्करों के पास काम करने का मेरा मानना है कि एक और तरीका है। वो तरीका दूसरा ये है कि फाइल रखिए, बैग लेके जाइए, बैग में प्रेजेंटेशन फाइल रखिए और एक गन रखिए, कट्टा रखिए देसी। और नेटवर्कर जुड़े तो ठीक है, वरना कनपट्टी पे लगा दो। बोल भाई तू नेटवर्कर होके मेरे को ना कैसे कर सकता है, मतलब तू अपना डिसीजन खुद कैसे ले सकता है। मैं आया था यहाँ तेरे की ज्वाइनिंग करनी है तो या तो मोहब्बत से दे दे वरना गोली मार दूंगा। तो इस तरीके से भी नेटवर्कर के साथ हम पेश आ सकते हैं, क्योंकि नेटवर्कर नेटवर्कर है सर, वो कोई आम आदमी नहीं है। वो वैसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम सच्चाई के साथ बस चुपचाप अपना प्लान दे के आ जाएं। वो नेटवर्कर है। इसलिए एक और काम हम कर सकते हैं, जो मेल हैं वो लिपस्टिक, नेल पॉलिश और लगा के जाएं, रेड कलर की लिपस्टिक लगा के जाएं ताकि वो आप पे मर मिटे। और कपिल शर्मा के शो में जैसे कृष्ण वगैरह बन के आते हैं, आप लेडीज कपड़े पहन के जा सकते हैं, आप नेट वाली साड़ी पहन के जा सकते हैं नेटवर्कर से मिलने के लिए, तो प्रभावित हो जाएगा। और फाउंडेशन लगा लीजिए। और अगर आप फीमेल हैं तो बड़ी बड़ी मूछें लगा लीजिए, उनको रोल करते हुए जाइए, क्योंकि मूछों के प्रभाव से हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस प्लान तो बिजनेस प्लान ही है, वो तो क्या नेटवर्कर देखेगा, क्या आम आदमी को देखेगा, वो तो सब जगह सेम है, प्रोडक्ट भी सेम रहेंगे। अब नेटवर्कर को मैं बताऊं कि हमारा साबुन ऐसा है कि नहाओगे आप और पड़ोसी के कीटाणु मर जाएंगे, तो ऐसा भी मुझे जायज सा नहीं लगता कि हमें बोलना चाहिए। और या मैं बोलूंगी मेरा प्रोटीन ऐसा है कि आप खाइए और बॉडी आपकी पूरे घर की बन जाएगी, दीवारों की भी बॉडी बन जाएगी। तो नेटवर्कर ऐसे कुछ समझेगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर भी हमें ये कथन बोलने चाहिए, दावे नहीं करने चाहिए, मुझे तो यही लगता है। बाकी और कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और तो क्या तरीके हैं सर, उधार की गाड़ी मांग ले जाइए, किराए पे मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू ले जाइए। क्योंकि नेटवर्कर अगर बेबुद्धि का हुआ तो कन्विंस तो फिर भी करना है।
समझदार नेटवर्कर तो आपकी सच्चाई से, आपके व्यक्तित्व से, आपके प्लान से, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी से, आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग से, आपके ईमानदारी, सज्जनता, सदचरित्र से ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन अगर आपने एक नेटवर्क मार्केटर को ट्रिक करना ही है तो 2-4 तरीके हैं सर। बल, छल, अभाव, प्रभाव, भाव, यही 5-6 तरीके हैं सर। जब किसी तरीके से आदमी कंट्रोल में ना आए तो बंदूक लगा दो, या फिर औरत बन के लुभा दो, या फिर उसको एक काम और भी हो सकता है, नेटवर्कर को जाते ही नशे का इंजेक्शन लगा दो, वो सुध बुध खो बैठे, उसके बाद उसके फॉर्म करवा लो साइन, और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और नहीं कुछ मान रहा तो पुलिस में FIR करवा दो। लास्ट तरीका यही है। बाकी तो मुझे समझ नहीं आता कि मेरे दिमाग में जरूर अलग है। मेरे दिमाग में एक नेटवर्कर के 2 सींग आते हैं बड़े बड़े ऐसे, 4 खूनी दांत हैं नेटवर्कर के, एक मूर्ख आदमी है जो गोबर खाता है, और वो मेरे बंदर की तरह एक्ट करेगा। जब मैं प्लान दे रहा हूं मेरे ऊपर कूद जाएगा। तो मैं तो खैर नेटवर्करों को एक ही दृष्टि से देखता था कि आम आदमी और नेटवर्कर में कुछ फर्क नहीं है। बेवकूफ नेटवर्कर भी हैं, बेवकूफ लोग भी हैं, नेगेटिव नेटवर्कर भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, भक्त नेटवर्कर भी हैं, भक्त लोग भी हैं। मेरा काम है प्लान देना। चुपचाप गया, अपना प्लान दिया, अपने प्रोडक्ट बताए, समझ आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो छुट्टी। और किसी ने कुछ फालतू बोला तो बीच में से उठ के आ गया एटीट्यूड दिखा के। दैट इज हाउ आई डील पीपल। अंजनी तिवारी जी का है, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप किया जा सकता है इंक्लूडिंग ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम, हाउ इट कुड बी स्ट्रेंथन जस्ट आफ्टर लॉकडाउन। सर इस पे आपको वीडियो के थ्रू क्लैरिटी मिल जाएगी। अनूप सैनी जी पूछ रहे हैं सर हम कामयाब होंगे या नहीं, इसका डर क्यों बना रहता है हमेशा, ऐसा क्यों होता है? बड़ी आसान सी बात है अनूप, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और मैंने इसका पहली लाइन में जवाब दे दिया था, कामयाबी फल है। आप इच्छा कर रहे हो, आपका फोकस कामयाबी पे है। आप क्या सोचते हैं एक बार कामयाबी की गारंटी मिल जाए तो मैं आगे बढ़ूं वरना मैं ना बढ़ूं, जबकि हम सिद्धांतों को दरकिनार करते हैं। सिद्धांत यह है कि बिना मेहनत के तो कामयाबी मिल ही नहीं सकती। डर जो होते हैं वो आदमी को एक नकारात्मक शब्द दिया गया है जिस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। कामयाबी फल है, आप फल की इच्छा करते हो इसीलिए फंसते हो। मैंने पहली लाइन में ही बोल दिया था, ये सारे डर फल की इच्छाओं से पैदा होते हैं कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे फल मिलेगा, उसका एक ही चांस है, मेहनत करो, वरना तो पहले से ही कंफर्म है कि फल नहीं मिलना। जब आपको यह चाहिए कि आपको कामयाब होना, तो अपने आप से सेल्फ टॉक में एक बात कर कि हे मूर्ख जितेंद्र डागर, तू सोच रहा है कि पता नहीं तू यहां कामयाब होगा या नहीं होगा। अरे मूर्ख, अगर तू कामयाब मेहनत नहीं करेगा तो तू नाकामयाब हो ही चुका है। अगर तू ये सब नहीं सीखेगा जो आदमी बता रहा तो नाकामयाब हो ही चुका है। तो मूर्ख मेहनत करने से क्यों डरता है? कामयाबी होना है नहीं होना ऊपर वाले के हाथ है। इतनी काम मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि अगर मेरे नसीब में नहीं है तो ऊपर वाला जबरदस्ती लिखेगा। तो मैं इतनी कामयाबी करूंगा, वो मेहनत करूंगा, कामयाबी कहां तक रह जाएगी? तो तू कामयाबी को दिमाग से हटा और अपना फोकस मेहनत पे लेके आ। जैसे ही मैं ये सेल्फ टॉक करूंगा ये डर दूर भाग जाएगा। डर दूर करने के लिए दिमाग का साथ पकड़ना पड़ता है। तो मैं ये पहले ही बोल चुका था, तो उस सेशन को दोबारा आप सुन लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। GIT 14 प्रोडक्ट में GIT 14 अल्फाबेट क्यों ऐड किया, यानी लॉजिक विजेंद्र चिल्लर जी। सर GIT 14 का वीडियो सुनिए, मैंने उसमें बता रखा है कि GIT 14 क्यों ऐड किया गया है। अंजनी तिवारी जी पूछ रहे हैं, इसका रिप्लाई सर कल देंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। बिल्कुल। हर्ष अग्रवाल पूछ रहे, कैपिंग कैरी फॉरवर्ड करने से कंपनी को क्या फायदा सर? कैपिंग कैरी फॉरवर्ड करना सर मुझे नहीं समझ आया। राजीव वर्मा जी पूछ रहे हैं, सर मैं इस बिजनेस के लिए सीरियस और लाइक माइंडेड के साथ कॉलिंग एक्टिविटी कर रहा हूं, क्या इसके साथ कस्टमर भी बनाना चाहिए? कस्टमर नहीं बनाएंगे तो सर कभी नेटवर्क में कामयाब ही नहीं होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का कामयाबी का मतलब ही कंज्यूमर है। जब लास्ट में मैं एक्शन प्लान दूंगा उस टाइम इस चीज को और क्लियर करूंगा। मनोज जयनवाल जी पूछ रहे हैं, सर MLM कंपनी को रन करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए? MLM गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली थोड़ी कंफ्यूजन है, बिकॉज काफी कंपनी लोगों के साथ
गुमराह कर रही हैं। सर अभी तक तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, अगर 12वीं पास आदमी अपनी एजुकेशन का यूज करना चाहे तो नेटवर्किंग करने के लिए वही सर्टिफिकेट बहुत है, और एक पीएचडी आदमी अपनी डिग्री में आग लगा के बेवकूफी का सर्टिफिकेट ढूंढेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, तो कोई भी सर्टिफिकेट काफी नहीं है। देयर इज नो सर्टिफिकेट एज सच डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है। विजेंद्र चिल्ला जी पूछ रहे सर, प्रीवियस जिस कंपनी के साथ एसोसिएट थे उसको क्विट क्यों कर दिया? सर कंपनी बंद हो गई तो क्विट कहां से करेंगे? कंपनी के लोगों की विजन ही ठंडी पड़ गई तो उसके आगे हम लोगों का कहां जोर चलता, तो मैंने क्विट नहीं किया। संजीव सलमान जी पूछ रहे सर, मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है लेकिन मेरा इंटरेस्ट एमएलएम है, अपनी टीम को कैसे बड़ा कर सकता हूं जिससे मैं फुल फ्लैश बिजनेस को कर सकूं? मैंने संजीव जी बताया कि ऐसा कोई तरीका नहीं है सर, एक ही तरीका है, सिंपल। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम करने का एक ही तरीका है, लिस्ट बनाइए, जो टाइम बचता है उसमें बिजनेस प्लान दीजिए, लगातार प्लान करिए। लोगों का नियत से कि मैं इसको कंसल्टेंसी दूंगा, ज्वाइनिंग मत ढूंढिए लोगों में, लोगों को कंसल्ट करिए कि मैं इनको कंसल्टेंसी दूं कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में सिक्योरिटी की तुम्हें क्यों जरूरत है, क्यों तुम्हें साइड इनकम की जरूरत है। आप पहला अगर मेरा सुनेंगे कि वाई डू वी नीड बिजनेस, बस वो वाई डू वी नीड बिजनेस आपको बैठ के अपने लोगों को खुद समझाना है। वो वीडियो में है, अगर वीडियो के थ्रू लगता है तो वीडियो के थ्रू, मेरे थ्रू समझवा दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली उनको खुद समझाइए। जिन जिनको समझता जाएगा सर वो बिजनेस में ज्वाइन होते जाएंगे, टीम बढ़ती जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में दिमाग कम लगाना है, सिद्धांत ज्यादा फॉलो करने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में दिक्कत यह आ गई है कि इसका उल्टा होता है, लोग दिमाग ज्यादा लगाते हैं, सिद्धांत नहीं फॉलो करते। तो जो व्यक्ति सिद्धांत फॉलो करेगा, सिस्टम फॉलो करेगा और दिमाग नहीं लगाएगा, कामयाब हो जाएगा। लिस्ट बनानी है, सबको प्लान देना है और एक ही तरीके से प्लान देते चले जाना है। शशांक शर्मा जी का सवाल है सर, क्या फ्यूचर्स में कोई लीडर सेटिंग का प्लान तो नहीं होगा? बिकॉज जब कंपनी अच्छे चलने लगते हैं तो बड़े लीडर को ऊपर की आईडी देने लगती है अदर्स कंपनी, हमने वहां ऐसा कोई चांस तो नहीं होगा, बिकॉज मैं पूरे दिल के साथ वापसी किया हूं एमएलएम में। शशांक, जिस कंपनी को जब लोगों की जरूरत है तब नखरे दिखा रही है और जब लोगों की जरूरत नहीं होगी तब लोगों के नखरे सहेगी, ऐसा होना मुश्किल है थोड़ा। मतलब आज तो हम लोगों को नखरे दिखा रहे हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हमारे साथ काम कर सको, और कल जब हमारी बहुत बड़ी औकात होगी तो हम कहेंगे अब तुम्हारी औकात है कि हम तुम्हारे को बाबूजी कहेंगे, तो हमारे यहां होना मुश्किल है सर। अगर टीम को कॉलिंग एक्टिविटी के लिए ट्रेन करना हो तो कोई स्टेटमेंट बता दो प्लीज, एक बार आप इनवाइट करके बता दो। अगर आपको बिजनेस पार्टनर चाहिए तो कॉल कैसे करेंगे? सर उसमें अनुराग स्पेशलिस्ट है, अनुराग का एक दिन सेशन रखते हैं, अनुराग ज्यादा बेटर बता पाएगा। मैं कोल्ड कॉलिंग का स्पेशलिस्ट व्यक्ति नहीं हूं सर, मैं तो एक ही तरीका जानता हूं, सीधी सीधी बात, बिल्कुल ना इधर घुमाना ना उधर घुमाना, सीधी बात करना। क्योंकि मुझे तो जब भी सफलताएं मिली हैं, बड़ी सफलताएं मिली हैं, मेरे नेटवर्क करियर का तो एक ही सच रहा है, वो सिंपल सच रहा है सर, सीधी बात। मैं किसी को इतना बड़ा नेगेटिव आदमी नहीं मानता हूं कि मुझे गोल गोल घुमाए। सीधी बात है, समझ आएगी तो अगले का भला है, नहीं समझ आएगी तो अगले का भला है। मैं तो काम करता रहूंगा, इसके ज्वाइन करने ना करने से मेरे 10 लोग तो रुकेंगे नहीं, मेरे को मेरे 10 लोग मिल जाने हैं। ये चाहे हाँ करे या चाहे ना करे, ये कुएं में गिरे, तालाब में गिरे, ये रॉकेट बन के मार्स ग्रह पे जाके बैठ जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे काम के 10 आदमी मिल जाएंगे, तो मैं क्यों इस आदमी के लिए इतनी मेहनत करूं, दिमाग पे जोर डालूं कि बात घुमाऊं। सीधी सीधी बात रखता हूं, जिस किसी की समझ आती है वो काम स्टार्ट कर लेता है। जैसे ट्रेनिंग में आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैंने नहीं दिमाग लगाया कि आप में से कितने लोगों ने नेटवर्कर्स को सुना होगा और उन्हें चाहिए होगा कि मैं भी सूट बैंड टाई लाऊंगा, लगाऊं, मैं भी चिल्लाऊं, मैं भी पुराना। जो मुझे अच्छा लगता है मैं ट्रेनिंग में बोलता हूं, जो शब्द अच्छे लगते हैं वो प्रयोग करता हूं, जैसे जवाब अच्छा लगता है बताता हूं, बहुत ज्यादा नहीं सोचता कि क्या जवाब देना है, जो जवाब पता है वो दे देता हूं। मैं इसी तरीके से जीवन में हर पहलू को डील करता हूं, चाहे वो बिजनेस में ज्वाइनिंग कराना हो, ट्रेनिंग करना हो, कुछ भी है, जो है वो है। समझ आ रहा तो ठीक है, इसी चीज की ताली मिलेंगी तो स्वीकार है, इसी चीज से गाली मिलेंगी तो भी स्वीकार है, क्योंकि ये मैं हूं। मुझे खुद को बदल के ना ताली चाहिए ना गाली चाहिए, मुझे गाली या ताली इसी स्वरूप पे चाहिए। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो ठीक है।
राजीव वर्मा जी पूछ रहे हैं क्या इनवाइट करते हुए प्रोडक्ट का एक्सप्लेन करना जरूरी है? सर ये डिपेंड करता है आपकी दिल दिमाग आत्मा से क्या आवाज आ रही है। आप खुद से पूछिए कि आप कॉन्फिडेंट कब महसूस करते हैं जब आप क्या बात करते हैं, तो उसी से है। बाकी मैंने कहा कि इस बारे में अनुराग ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर सकता है, ही इज मास्टर ऑफ दिस। हाँ, फरत ने एक और अच्छा सजेशन दिया लोकेश के जवाब पे। अगर कोई नेटवर्कर ज्वाइन ना कर रहा हो तो सर उसे 2 असिस्ट पिला दो और बाथरूम का लॉक लगा दो, तो बाथरूम का लॉक खोलने के लिए भी वो आपको ज्वाइनिंग दे ही देगा। हर्ष अग्रवाल जी पूछते हैं कैपिंग पे आने के बाद बिजनेस वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड करने से कंपनी को क्या फायदा है? कैरी फॉरवर्डिंग करने का बिजनेस वॉल्यूम का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों चीजों का कोई लिंक नहीं है। इसका जो लिंक है वो पेयर रेट के साथ है। अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं तो पेयर रेट लंबे टाइम तक संभल के रहेगा, और अगर कैरी फॉरवर्ड होते तो पेयर रेट जल्दी गिर जाएगा। बस दोनों में यही अंतर है। क्या इनवाइट करते हुए सभी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना जरूरी है? फिर तो सर 5-6 घंटे की एक ही कॉल चलेगी। अब और कोई, अगर अभी किसी के और सवाल हैं कुछ भी तो वो प्लीज पूछ लीजिए। वी हैव 50 लगा सकते हैं। अनुराग के सवाल का जवाब कल देंगे, फिर प्रोडक्ट के जिनके सवालों के जवाब है वो भी कल लेंगे हम। और GIT 14 का जो था सर वो GIT 14 में है सर। विजेंद्र जी आप वो ट्रेनिंग सुनिए, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। और वीरेंद्र जी सालवान साहब, संजीव सालवान जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि टीम बढ़ाने के लिए सर जो हाउ टू डू बिजनेस है, वाई टू डू बिजनेस, पहले दिन का जो हमारा टॉपिक है सर उसे बार बार सुनिए और वही लोगों को समझाना है। अगर आपके श्रीमुख से लोगों ने वो समझ लिया तो टीमें अपने आप ग्रो करेंगी। बाकी किसी का अगर कोई सवाल है तो सर वो पुट कर सकता है, अदरवाइज फिर हम साइन ऑफ करेंगे। अनूप सैनी जी का सर कुछ ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है जो प्योर नेटवर्किंग पे काम कर रही हैं, मतलब बिना किसी प्रोडक्ट के ओनली ज्वाइनिंग एंड यूज ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिचार्ज बिल पे एक्सेट्रा। इसमें एक नोन है, उनके लिए पूछ रहा हूं सर। सर यही हमारे दिमाग की दिक्कत है अनूप जी। ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बिना प्रोडक्ट कोई कंपनी होती ही नहीं है। इनको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के कैटेगरी में भी नहीं लाना चाहिए। ये ऑनलाइन फ्रॉड कंपनीज हैं जो हमारे मॉडल की चोरी करती हैं। इन लोगों का नेटवर्किंग से कोई लेना देना नहीं है। नेटवर्किंग नाम है, आप दोबारा समझ लीजिए, अच्छे प्रोडक्ट के बारे को, एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, टीम को जोड़ने का और लोगों को डेवलप करने को नेटवर्किंग बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनसेशन का तरीका जिस कंपनी ने ढक लिया उसको नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं बोल सकते कि भैया इसका काम करने का तरीका तो वही है। अब गधे का भी खाना और हमारा खाना अगर घास हो गई, पुदीना एक घास है, धनिया एक घास है, गधा भी घास खाता है, हम भी घास खाते हैं, तो खाने के तरीके पे क्या हमें और गधों को, हमें गधा और गधे को इंसान बोला जा सकता है? तो खाली एक कॉम्पनसेशन प्लान के होने से किसी कंपनी को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे बोला जा सकता है? गधे उस कंपनी को नेटवर्किंग बोलते हैं, गधे उस कंपनी में काम करते हैं, गधे ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी कंपनियों में कामयाबी हो सकती है। तो ये सब गधों का व्यवसाय है, उसको नेटवर्किंग नहीं बोल सकते। वो ऑनलाइन फ्रॉड कंपनीज हैं, वो ऑनलाइन फ्रॉड प्लान है जो छोटे टाइम के लिए आते हैं, लोगों के बीच में पैसा घुमाते हैं, कुछ का दे देते हैं कुछ टाइम तक, बाकी सबका खा जाते हैं और सबका ही खाते हैं। जिस आदमी के 10 लाख बाद में पे आउट आना होता है उसका खा जाते हैं। बाद में वो के सामने जा जाके दुहाइया दे रहा होता है, तेरे तो 10,000 डूबे, मेरे तो लाख डूब गए, मेरे कंपनी से 10 लाख आने थे वो डूब गए। तो उस कंपनी के लास्ट में सब रो ही रहे होते हैं। और अब 15 साल में ऐसे 15,000 केसेस हुए हैं। तो दीज कंपनीज आर नॉट नेटवर्किंग।
नेटवर्किंग कंपनी केवल वो है जो गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करती है। रंजीत सिंह बोल रहे हैं थैंक यू सो मच सर, जैसे आपने कहा आज के बाद वैसा ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टीम क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच रंजीत, मैंने पूरी ईमानदारी से बोला है और मैं चाहूंगा पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। मैं तो चाहता हूं कि कोई मेरा रिकॉर्ड भी तोड़े 9-10 लाख आईडीज का, मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वहां पे जो चीज थी वो अलग थी। लेकिन अगर कोई एक साल में 20,000 भी टीम अपनी अच्छी खड़ी करता है तो मैं उसे अपनी नजरों में बहुत बड़ा अचीवर मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि उसने मेरे सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, क्योंकि उस टाइम कोई चीज थी तो हो गया था, वरना बड़ा मुश्किल है। थैंक यू अल्पेश जी, थैंक यू सो मच। अब सवाल नहीं आ रहे हैं तो आई थिंक हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस।